अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज पर नजर डालेंगे और सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है वो ये कि निगरां सिंध सरकार जो है अब उसको अलविदा करने का वक्त आ गया है और निगरां सिंध सरकार की जो अलविदाई तकरीब है उसका इनेकाद कल रात को किया जाएगा और कल रात 8 बजे अलविदाई तकरीब जो है वो वज़ीर आला हाउस में होगी। अलविदाई तकरीब में निगरां वज़ीर आला सिंध जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब भी शिरकत करेंगे, जो 11 वज़रा हैं वो भी, और उनमें जो एक मुशीर है वो भी शामिल होंगे और शिरकत करेंगे। तो जनाब तकरीब होने जा रही है। उसके बाद नई काबीना तश्कील दी जाएगी। कल हमने बात भी की थी कि वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह साहब का जो नाम है वो अब नॉमिनेट कर दिया गया है और जो बाकी कैबिनेट बनाई जाएगी उनके भी नाम ज़ेर गौर हैं और अनाउंस कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आवाम के लिए एक अच्छी खबर भी है और वो अच्छी खबर ये है कि वफाकी हुकूमत ने 7.5 अरब रुपए का जो रमज़ान पैकेज है उसका ऐलान किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रमज़ान मुबारक के हवाले से जो 19 अशियाँ हैं उन पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी और आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, खजूर, बेसन, दूध वगैरह जो है मशरूबात जो हैं जो कि हम रमज़ान में अक्सर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है खुसूसी रेट्स पर फराहम की जाएंगी। तो रमज़ान रिलीफ पैकेज से BISP से रजिस्टर्ड ख़ानदान जिसका गुर्बत इंडेक्स पर स्कोर 7 PMT या उससे कम होगा मुस्तफ़ीद हो सकेगा। तो ये किस तरह से होगा और कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, किस तरह से हासिल कर सकेंगे, इस हवाले से भी हम आज आपको शो में बताएंगे। उसके साथ साथ जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कराची में 2 रोज़ा तीसरे मिनी थीसिस डिस्प्ले शो का इनेकाद किया गया है और आप देख भी सकते हैं कि जो डिज़ाइंस हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और 3rd ईयर के तलबा ने ये बनाए हैं। मिनी थीसिस शो में तलबा ने अपनी तख्लीक़ात का जो है उसका इजहार किया है और बड़े अच्छे अपने तख़य्युलात को कैनवस पर उतारा है, तो आप ये देख भी रहे हैं। निगरां सूबाई वज़ीर इत्तेहाद अहमद शाह ने कहा कि दौरा भी किया उन्होंने आर्ट गैलरी का और यकीनन आर्ट्स काउंसिल से मुंसलिक भी हैं, उसके कामों को भी देखते हैं और वहाँ पे जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ हैं उनको खुद केटर करते हैं। तो तलबा के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है और कितने क्यूट जो है वो फ़न पारे बनाए गए हैं और आप भी जा सकते हैं नुमाइश में। जो तलबा तालिबात हैं उनके जो एक्टिविटी है उसको सराह भी सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को पसंद भी कर सकते हैं। तो ये हमने आज आपको मैंने कहा कि ज़रूर हमें देखना चाहिए कि जो बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हुए कैनवस पर लेकर आते हैं तो ये भी एक बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी होती है। इसके साथ साथ जो मौसम की तब्दीली की वजह से कराची में एडिनो वायरस में इजाफा हो रहा है और जिना अस्पताल के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर हलाल शेख, उनका ये कहना है कि मौसम की तब्दीली के साथ आवाम की जो बड़ी तादाद है उसके अंदर ये वायरस की तशख़ीस हो रही है, इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है जिसको एडिनो का नाम दिया गया है। इसमें उम्मन नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार की कैफियत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो इससे होके गुजर ही चुके हैं क्योंकि ये सारी कैफियत से लास्ट वीक आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत भी अपसेट हो रही थी, स्टिल आवाज़ बहुत ख़राब है, बुखार भी रहा। तो कोई भी शख्स इसमें 2 से 3 दिन में जो है वो सेहतियाब होता है। तो आप सब ने भी ये करना है कि अपना ख्याल रखना है और साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जिनको हम कहते हैं कि उनका इस्तेमाल करें, कावा लें, हेल्दी डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स खाएं ताकि आप हेल्दी और फिट रहें। उसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अहलिया की जानिब से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी को जदीद तरीन वेंटिलेटर गिफ्ट कर दिया गया है और निजी और सरकारी शोबे के अस्पतालों में अपनी नौयत का ये पहला वेंटिलेटर है जो कि दिया गया है और ये स्विट्ज़रलैंड से दरामद किया गया है। इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है और वेंटिलेटर्स की फरामी की अस्पताल के डायरेक्टर ने इस हवाले से कहा प्रोफेसर जमाल रज़ा जानिब से कि उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है उसको ज़रूरत है कि वेंटिलेटर नहीं है, इसलिए वेंटिलेटर दिया गया। नौमौलूद बच्चों के बंद फेफड़े खोलने के लिए भी ये वेंटिलेटर इंतहाई नहायत कारआमद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो है वो IT एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा किया है और जनवरी 2023 के मुकाबले में जनवरी 2024 में IT सेक्टर की बरामदात में तकरीबन 40% तक का इजाफा हुआ है। अभी सिर्फ कुछ ही माह हुए हैं, 2024 को स्टार्ट हुए, ये 2nd मंथ चल रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पर हम IT सर्विसेज की बात कर रहे हैं वहीं पर 5G सर्विसेज का भी आगाज़ होने जा रहा है। मुल्क भर में 5G सर्विस रवां साल जुलाई से अगस्त के दरमियान शुरू कर दी जाएगी और 300 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। जब 3G सर्विस आई थी, 4G सर्विस आई थी, तभी भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया था और मुख्तलिफ कंपनीज ने जो है वो 3G और 4G की जो सर्विसेज हैं उनको बाई किया था। अब देखते हैं कि 5G सर्विस सबसे पहले कौन सी जो कंपनी है वो फराहम करती है और इस पर भी हम बात करेंगे कि कितना इम्पैक्ट आएगा क्योंकि दुनिया ऑलरेडी 5G पर जा चुकी है, जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं।
इसके साथ साथ जो है वो कराची इंटर बोर्ड के 2022 और 23 के नताइज के घपलों में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस हवाले से एंटी करप्शन वेस्ट जोन में दर्ज मुकदमे में इंटर बोर्ड के 8 साबिक जो अफसरान हैं वो नामजद हैं। मुकदमा जालसाजी धोखाधड़ी करप्शन की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है और मुल्ज़िमान ने यह कहा है कि जो नंबर्स हैं उनको तब्दील किया गया है और अवार्ड लिस्ट में मुख्तलिफ तलबा के नंबर्स में एक जैसा इजाफा किया गया है। ये मुकदमा करवाया गया है। जो पेरेंट्स एसोसिएशन है हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तलबा इस हवाले से अपने रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एहतजाज भी किया था और उसके बाद ख़बरें भी बनना शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो माली तौर पर दिवाले की तरफ पहुँच गई है और वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का हाल बुरा है और अमली तौर पर ये दम तोड़ रही है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या हालात हैं। हम वेलकम करते हैं सबसे पहले अशरफ खान साहब को शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? जी भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। कॉफ़ी पी ली आपने? हाँ, वो गला आपकी तरफ बोला था मैंने कि आपकी तबीयत आपकी वजह से हमें भी लग जाएगी। तो यार शुक्र है आप दूर बैठे थे और वहीं पे भी खांस रहे थे बिला वजह, वरना मेरा नाम ख़राब करना था आपने। अच्छा ये बताएं अशरफ खान साहब कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो वायरसेस आते हैं इनसे बचाव के लिए यकीनन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्पतालों में किस तरह के जो है ना वो इंतज़ामात हैं, दवाएं दस्तियाब हैं? क्योंकि दवाओं की महंगे होने की वजह से भी, जैसे इंसुलिन नहीं मिल रही और ये बुखार वगैरह की दवाओं की भी किल्लत थी पिछले दिनों, अभी कंट्रोल हो गई है सिचुएशन? मैं देखें अभी गुज़िश्ता रोज़ जो निगरान सेटअप है, निगरान वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया और जाते जाते एक और जो है ये फ़ैसला किया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये थी कि वो हुकूमत फ़ैसला करती थी किस दवा की क्या कीमत है, अब उसको जो है उन्होंने डी रेगुलेट कर दिया है। डी रेगुलेट का बात ये है कि जो भी उनको इंपोर्ट कॉस्ट आएगी, जो पैदावारी लागत होगी, वो डायरेक्ट आवाम पे मुंतकिल कर दी जाएगी। यानी कि अब कंपनीज अपनी मर्ज़ी से कीमतों का तयन करेंगी। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जो मार्केट में प्राइस होगी उसके ऊपर जो है दवाइयाँ जो है सप्लाई होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये निगरान सेटअप ने जो फैसला किया है कि कंपनियाँ चलें ये सब हो, लेकिन इस वक्त जो बाज़ार में हम देखें कीमतें, आपको पता है कि पैनाडोल जो थी दवा वो शॉर्ट हो गई, फिर डिस्प्रिन वो शॉर्ट हो। मैं बड़ी दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दवा जैसे आपको कैल्पोल है वो जाएँ आप, तो उन सब की प्राइस जो है दुगनी हो चुकी है ऑलरेडी और इनको वो लोग वैसे ही नहीं चेक कर रहे थे। इस वक्त अगर आवाम को सहूलत दी जाए तो जैसे आपने कहा कि मार्केट में दवाइयाँ भी शॉर्ट हैं, अगर आप जैसे हमारी टीम ने जाके जो जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर किया तो वहाँ पे मरीज़ जो हैं, देखें वो गरीब लोग जो है ना जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो मजदूर पे होते हैं, मजदूरी करते हैं, यौमिया उजरत करते हैं, उनको जाके चीज़ ख़रीदने में मुश्किलात होती हैं, ख़ास तौर से दवाइयाँ। और दवाइयाँ डॉक्टर्स जो लिखते हैं, एक है हमारी लोकल, एक है इम्पोर्टेड। अब वो जो आपको एंटीबायोटिक होती हैं, दूसरी दवाइयाँ होती हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर भी 2 नंबर दवाइयाँ आपने देखा है कि वो वहाँ पे एक्शन भी हो रहा था, छापे भी लग रहे थे। तो यहाँ पे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक कानून साज इदारा है और जो दूसरी टीमें हैं वो क्या करती रही हैं, अब उसके बाद इन तमाम फार्मा इंडस्ट्री को इनके डिमांड पे उनको डी रेगुलेट कर दिया गया, बड़ा फैसला हुआ। अब इससे और मसला ये होगा जो प्राइस है दवाइयों की, वो ये कह रहे हैं डी रेगुलेट होने से कीमतें कम हो जाएंगी। आज तक आपने भी देखा है किसी चीज़ की कीमत कम हुई है, अब वो उसमें मज़ीद इजाफा कर देंगे और जो लोग जाके जो मजबूर हैं इस वक्त और बीमार हैं, कोई इंजेक्शन लेने जाए, कोई दवाइयाँ लेने जाए, जो हॉस्पिटल में ऐसे तो कोई जाता नहीं है, दवाइयाँ वैसी शॉर्ट हैं और जो मेडिकल स्टोर पे होता है वो दवाइयों को सब एक साथ होती है ना। अगर आप जिन्ना के पास भी जाएं 10-12 मेडिकल स्टोर एक साथ सारे मेडिकल स्टोर कहीं पे कुछ नहीं, और वो शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद एट दी एंड बोझ किस पे आता है, आवाम पे। अब यहाँ पे अगर आप डी रेगुलेट कर रहे हैं तो डी रेगुलेट के साथ जो कीमतें हैं वो सब एक प्राइस पे बेचें, वो भी हो। अब आप देखें ना डिस्काउंट वो 10-15% कैसे दे रहे होते हैं, मतलब ये आवाम को आप उस प्राइस पे देने के लिए आप प्राइस इतनी ऊपर कर देते हैं, उसके ऊपर आप 10% 15% दे रहे होते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं इसके ऊपर। अब जब हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना तो हम दवाओं के साथ साथ ज़रा दीगर जो चीज़ें हैं उनके रेट्स भी आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इसको ज़रा थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ओवरऑल सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, निगरान सेटअप अब जा रहा है और कल जो है वो तकरीब भी होगी और ओवरऑल निगरान सेटअप के जो मेजर्स हैं, आज जैसे आप सब भी कहते रहे कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हुए जो कि निगरान सेटअप की तरफ से बड़े अच्छे देखने में आए और उसको आगे कंटिन्यू भी होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में अशरफ खान साहब? देखिए यहाँ पे जो निगरान सेटअप के सबसे टॉप जो हमसे लिंक है कि कराची में सबसे बड़ा बल्कि पूरे सिंध में था कि ऑनलाइन सिस्टम
अब एक हुआ है कि जो ज़मीनों को जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया जो कि काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में था मगर ताख़ीर का शिकार था। तो सूबाई वज़ीर हैं जो रेवेन्यू यूनुस ढागा, शॉर्ट टाइम में उन्होंने तेज़ी से इस्तेमाल कराया, सॉफ्टवेयर लॉन्च भी करा दिया और उसके बाद अगर आप अपने नाम पे कोई घर कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं, सब ऑनलाइन है। आप अपने कार्ड से उसकी पेमेंट कर दें। पेशियाँ भी ऑनलाइन हो गई हैं। अब उसमें ये है कि जो आवाम को तंग करते थे, माशाल्लाह से बहुत सारे इदारों में बहुत सारे लोग हैं कि नाम पे कराने जा रहे हैं, म्यूटेशन कराने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं, तो जो कीमत है उससे इजाफी पैसे लेते थे। अब वो नहीं होगा और वो उन्होंने दावा किया था कि आप ऑनलाइन जाके करें और यहाँ पे वो जाके जो जैसे कराची चैम्बर है और दीगर हैं तो वहाँ पे जो उनकी शिकायतें थी कि जो रजिस्ट्रार्ड हैं वो मसला करते हैं। सही। और वहाँ पे जो लोग होते हैं, आपको पता है पासपोर्ट बनाने जाओ तो वहाँ एजेंट, घर के वो कराने जाओ वहाँ एजेंट, तो इन्होंने इसके ऊपर सख्ती की है। तो एक तो ये कि इनका ये हुआ, दूसरा ये है कि जो इदारे काम नहीं कर रहे थे, जैसे अस्पतालों का दौरा हुआ, निगरान वज़ीर आला सिंध जो हैं उन्होंने जाके उन्होंने छापे भी मारे, दीगर इदारों को भी देखा। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि निगरान सेटअप में अगर हम देखें सिंध में तो जो आपका सेहत और इन सब के ऊपर जो है वो इक़दाम होते हुए नज़र आए। अब यही डिमांड होगी यहाँ की पूरे सिंध की कि जो हॉस्पिटल को रिकवर किए गए हैं, दोबारा से चलाए गए हैं, जो स्कूलों का जो आपको याद होगा स्कूलों का भी ऐलान हुआ था कि स्कूल को दोबारा से बहाल किए जाएं। अब उम्मीद ये है कराची में ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बड़ा जो है ना वो काम किया। वो हम ये बातें तो करते कि दीवार बनाई जा रही है, हो रहा है, बन गई और पौधे वगैरह भी लगना शुरू हो गए हैं, बाहर उसको रंग रोगन भी कर दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। आगे इन कुछ चीज़ों को कंटिन्यू होना चाहिए। जी, एयरपोर्ट से वहाँ पे जो आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ें हैं कि ये थी पहले भी, ये नहीं कि इन्होंने आके किया, ये पहले से पाइपलाइन में, लेकिन स्लो प्रोसीजर चल रहा था। अब जो सिंध गवर्नमेंट वापस आ रही है और मुराद अली शाह जो रहे वो भी आ रहे हैं, जैसे उनका नाम गया है, तो अब उनको भी देखना होगा। एक शॉर्ट टर्म में जो निगरान सेटअप आया उसने जो काम किया उसको कंटिन्यूशन उसी स्पीड से हमें लेके जाना। मैं यही कहने वाली थी अशरफ खान साहब के जो है ना पेस पकड़ना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें निगरान सेटअप से सीखनी है वो पेस पकड़ना सीखना है कि जिस पेस से उन्होंने काम किया है वेरी रिमार्केबल। और इस वक्त जो है वो कराची की अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो कराची इसी चीज़ को ढूंढ रहा है और तलाश कर रहा है कि जो भी नई हुकूमत आए बहुत स्पीड अप करे चीज़ों को। सड़कों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, नाले जो है वो बंद पड़े हुए हैं, आगे मानसून का सीज़न आना है, तो इस हवाले से जो है ना खासा एक्टिव होने की हुकूमत को ज़रूरत है। जल्द अज जल्द हलफ उठाएँ और अपने जो काम है उन पर लग जाएँ, जैसे कि हमने निगरान सेटअप को करते हुए देखा। इसी बात पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो मैंने जैसे अभी शुरू में आगाज़ में आपको बताया था कि आर्ट्स काउंसिल में जो मिनी थीसिस है उसकी नुमाइश हुई थी और किस तरह से बच्चों ने अपने फ़नपारों को प्रेजेंट किया और कैसे फ़नपारे हैं, ज़रा पहले वो देख लेते हैं। मिनी थीसिस डिस्प्ले में टेक्सटाइल और कम्युनिकेशन डिजाइन्स के काम को नुमाया किया गया। टेक्सटाइल डिजाइन में अलीजा वहाब, जबकि कम्युनिकेशन डिजाइन में हुज़ैफा खान, अकरामुल्लाह और उबैदुल्लाह अली का नाम थीसिस डिस्प्ले में शामिल किया गया। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ सोच और नजरिए के साथ अपने हुनर की अक्कासी की। थर्ड ईयर मिनी थीसिस डिस्प्ले का इफ्तिताह निगरान सूबाई वजीर और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्ट्स काउंसिल के आर्ट स्कूल में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम तलबा भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तलबा हमारे सुपर हीरोज हैं। अहमद शाह ने मजीद कहा कि खुसूसी बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम है। ये तमाम बच्चे तमाम लोगों के लिए मशअल राह हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी अच्छी नुमाइश हम देख रहे हैं और बच्चों के फ़नपारे भी हैं। साथ साथ उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो माली तौर पर बहरान का शिकार है और बहुत बुरा हाल है। अगर बात की जाए कि इजलास हुआ और एक इजलास में जी उस सिलसिले में ऑफिशियल खतूत लिखे गए, उस पर बताया गया कि पहली बार यूनिवर्सिटी जो है, और ये ख़त लिखा गया है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की जो मौजूदा कायम मकाम वाइस चांसलर हैं डॉक्टर रुबीना मुश्ताक, उन्होंने लिखा है, कहती हैं कि भाई इस दफ़ा ये यूनिवर्सिटी है बदतरीन माली खसारे से जुड़े मामलात का शिकार है और सेनेट के इजलास के एजेंडे का हिस्सा भी बना लिया गया है इसको, और जो है वो माली बहरान हमें नज़र आ रहा है। देखिए, हम जैसे एजुकेशन सेंटर को देखें जो सरकारी तौर पे चला रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी बात हमें ये समझना होगा जो कॉस्टिंग है वो माली अखराजात वो बढ़ गए हैं। कौन कौन से माली अखराजात अगर हम देखें, जो बिजली वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी कीमत अगर हम पिछले 1 साल में देखें तो रमशा आप हैरान होंगी कि डबल बिजली का बिल हो गया है। हमारे घरों में तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, जैसे फैक्ट्री हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी में कितनी क्लासेस होती हैं, तो उसका बिजली का बिल जो है दुगना होने का मतलब ये उनकी कॉस्ट दुगनी होगी।
उसके अलावा दीगर अखराजात हैं, फ्यूल की लागत है। तो हमारे जो बजटिंग होती है वो जो चली आ रही है उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन को देख के बजटिंग नहीं होती है। तो ये जो माली अखराजात हैं उनके वो बढ़ते गए, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं उन सब के तो वहाँ पे जो काम हो रहा है, ये सारा जो पढ़ा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो है कंसर्न ये देखा जा रहा है कि जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1 साल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दीगर अखराजात देखें, फ्यूल कॉस्टिंग हो गई, बाकी दीगर अखराजात हैं। आप जब उसकी माली अखराजात बढ़ जाते हैं तो आमदनी अखराजात का बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, जिसके ऊपर कंसर्न सिर्फ ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जो बाकी अस्पताल देखें, यूनिवर्सिटी देखें, सब जगह ये मसला है। अब हमारा क्या होगा कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, या तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर में तो हम देख रहे हैं कि इतना इजाफा हो गया उसके बावजूद नहीं, वो तो इजाफा तो हुआ है, लेकिन अगर हम सेक्टर की फीस सुने तो भी जो है ना वो जी अच्छी खासी हो गई है। क्योंकि देखिए मिडिल क्लास या उससे लोअर तबका है, उसको पढ़ाने के लिए जाते हो, क्यों जाता है सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में, तो उसके वो पे नहीं कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल की तो फीस अगर आप बच्चों को भी देखें तो वो तो बिजनेस हो गया है, क्योंकि तालीम तो है नहीं, वो बिजनेस है। आप हेल्थ में जाएं तो बिजनेस है। अब एक ही यूनिवर्सिटी लेवल पे था, जो एक मतलब गरीब के जो बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके लिए भी मुश्किलात हो गई। आप पेपर देखें, पेपर देने जाएं उसकी फ़ीस भी बढ़ गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उसकी फ़ीस बढ़ गई है। अब इसके बावजूद अगर हम देखें, क्योंकि तादाद है बच्चों की, हमारी आबादी बढ़ गई है, बच्चों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और जो एडमिशन होने जा रहे हैं, अगर आप देखें, मेरे बेटे ने अभी दिया था पेपर NAD में, तो रमशा मैं परेशान हो गया था कि 5,000 रुपये एंट्री टेस्ट की फ़ीस थी सिर्फ NAD की। और आप यकीन करें पूरे कराची से जो लड़के आए हैं, मतलब मैं उस दिन गया तो 3 दिन पेपर, 4,000 लड़के तो थे पहले दिन, 4,000 लड़कों ने टेस्ट दिया है। तो आप लगा और सीट देखें कितनी होगी, आपको पता है। और हर बच्चा जो है वो किसी एक यूनिवर्सिटी में खाली थोड़ी टेस्ट दे, जैसे आपके बेटे ने कई यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट दिए होंगे, 2 से 3 में तो सब बच्चे दे रहे होते हैं। तो अब उसमें जगह जो है, क्योंकि हर की सीट की एक नंबर है। अब एग्जांपल लेते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस में है, वहाँ अगर 200 बच्चों की सीट है तो यहाँ तो 2,000 बच्चों ने पेपर दिया, अब 2,000 को तो नहीं मिलेगी, फिर वो ऑप्शन देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं। अब हमारे यहाँ इसको ये देखना होगा, या तो हमने नाम ही सुना है कि जो सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, क्या आपने देखा कोई नहीं बनी, प्राइवेट बहुत बन गई हैं, और प्राइवेट की फ़ीस इतनी है कि मिडिल क्लास भी हिल जाएगा। 3 सेमेस्टर होते हैं, उसकी फ़ीस देखें आप। लेकिन हमें जो यहाँ पे एजुकेशन को अगर हम आगे स्टेप नहीं करेंगे तो हमारी यंग जनरेशन आगे नहीं आएगी। और इसके लिए हमें क्या करना हो, गवर्नमेंट को सारे इदारों का मसला है, लेकिन एजुकेशन को इनको पीछे नहीं करना चाहिए। हमारे नेबर जो कंट्री हैं आप जाके देखें, मतलब हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी जो नेबर कंट्री है उनके बच्चों को देखें, उनकी इंग्लिश का देखें आप, उनका स्टेप बहुत ऊपर है। वो उनका फोकस ही है। आप IT में इंडिया को देखें क्यों ऊपर है, वो इसलिए है कि एजुकेशन को उन्होंने फर्स्ट स्टेप पे रखा हुआ है, और वो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में वो फैले हुए हैं। हम तो यहाँ रेमिटेंसेस का बोलते हैं कि $30 अरब, उनका रेमिटेंसेस तो देखें $120 अरब पे वो टारगेट कर रहे हैं। अब हमारा ये है कि बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे तो वो जब आगे आएंगे तो हमारी जो है वो फ्यूचर है। तालीम अगर हम अच्छी देंगे और उनको एजुकेशन बहुत अच्छी देंगे। अब ये भी जो है ना, वो एक दफ़ा फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, लेकिन हमने देखा कि तालीम पर काम ज़ीरो है। वहाँ पर हम, जैसे आपने भी कहा कि नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो हैं मौजूद उनका भी हमने अभी ख़बर दी है कि क्या हाल हो रहा है, स्कूल्स में क्या हालात हैं, घोष मुलाजमीन है। ये सब निगरान सेटअप के बाद अब जो नई हुकूमत है उसको देखना होगा। और निगरान सेटअप ने भी अनफॉर्चुनेटली कोई तालीम पर तवज्जो नहीं दी है, न सेहत के मामला पर। चले खैर, वो अब कॉस्मेटिक मेजर्स पर ही लगे रहे, जो हुआ वो बेहतर हुआ। IT एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं पाकिस्तान में, और अभी हम देख रहे हैं कि 2 माह के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा नज़र आया, 40% तक इजाफा हो गया। जी देखें, इसकी वजूहत हैं रमशा, इसको समझना ये होगा कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, IT की सर्विसेज होती हैं, खिदमात होती हैं, और IT की सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के ममालिक में। फिर हमारे बच्चे भी जाते हैं जो वहाँ फ्रीलांस कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि पहले ये होता था कि जब आप जाके कोई चीज़ एक्सपोर्ट करो IT सेक्टर में, पैसे नहीं लगते। तो सबसे बड़ी वजह क्या थी, डॉलर की फ्लक्चुएशन थी, वो स्टेबल हो गई निगरान सेटअप के आने के बाद। दूसरा ये है कि निगरान सेटअप ने आके जो निगरान वज़ीर ख़जाना ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया, जिसमें स्टेट बैंक ने फौरी अमल दरामद किया। क्योंकि IT सेक्टर ने शमशाद अख्तर को शिकायतें की, उन्होंने पूछा कि भाई आप IT के एक्सपोर्ट आप कह रहे हो बढ़ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं,
में डॉलर्स जो आ रहे हैं एक्सपोर्ट के वो नहीं आ रहे, कम आ रहे। उन्होंने कहा कि जो इश्यूज़ ये हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको री एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमें जो वापस मंगाने होते हैं उसकी जो कुछ लिमिटेशन है तो उसको हमें बढ़ानी हो। 30% थी वो बढ़ा के 50% कर दी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि रवा माली साल 7 महीने में देखें फ्रॉम जुलाई टू जनवरी 7 महीने में हमारी 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की IT सेक्टर की एक्सपोर्ट हुई, 1 अरब 70 करोड़ डॉलर। और जो पिछले माली साल में देखें वो 1.5 अरब डॉलर की थी, यानी कि आपकी इंक्रीमेंट आ रही है उसमें। और वो मज़ीद ऐसे इक़दाम अब जो गवर्नमेंट आ रही है जो भी बने और उसके बाद जो इश्यूज़ हैं इनके, देखें सियासत, एक इलेक्शन हो गया और उसके बाद अब हमें क्या देखना है, मईशत सबसे बड़ा मसला जो है सारा। अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक देखें, IMF देखें, फिच देखें, जो रेटिंग कहती है वो कह रही है कि पाकिस्तान को इस वक्त मईशत के इस्तेहकाम चाहिए। उसके लिए फौरी तौर पर बैठ के हमें तमाम सेक्टर, जैसे IT का आपने देखा कि हम 7 महीने में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर कमा के लिए आए, हम इसको 5 अरब डॉलर ले जा सकते हैं। तो अब वो 5 अरब डॉलर कैसे लाने हैं मुल्क की मईशत के लिए, उसके लिए जो ये लोग एक्सपर्ट्स बैठेंगे, हम तो राय दे सकते हैं, जो उनकी आवाज़ है IT सेक्टर को वो हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो ऊपर एक्सपर्ट बैठेंगे तो उनको चाहिए कि वो जो IT सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं उनको अपने साथ बैठाएं, उनसे तजावीज़ लें और उसको किस तरीके से IT को एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आमदनी करनी है ना, आपको कमाना है मुल्क को चलाने के लिए। डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं और यंग जनरेशन जो है वो इसमें काफ़ी माहिर है और होना भी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से गवर्नर सिंध की तरफ से भी बड़ा अच्छा इक़दाम देखा था कि IT कोर्सेज़ करवा रहे हैं और रुझान एक डेवलप हो जाता है कि चलें हमें भी इस फील्ड में जाना है। तो जैसे ये हुआ है और भी लोगों को हुकूमती सतह पर इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि अभी हम अशरफ खान साहब जो बात कर रहे थे कि थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप IT कोर्सेज़ की फ़ी स्ट्रक्चर उठा के देखें तो जी सेमेस्टर से ज़्यादा जो फ़ी है वो 2-2, 3-3 महीने की चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फॉर द IT कोर्सेज़। तो मेरे ख्याल से फ्री कोर्सेज़ का इनेकार करना चाहिए जो कि IT सेक्टर में हो, ताकि और ज़्यादा जो है वो इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। देखें, अब हम ये नहीं कहते हैं कि वो बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस, लेकिन उस बिज़नेस की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एजुकेशन जो है किसी भी मुल्क के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप आगे कैसे बढ़ना है। ऐसा ही है। जो मैंने पहले रिपोर्ट दिया, मतलब पहले तो अब जो गवर्नमेंट आ रही है, हम दोबारा से ये कह रहे हैं कि चाहे सूबाई हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, वो बैठ के क्योंकि पॉलिसी बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, तालीम को कितना देना है, सेहत को कितना देना है, तो पहले ये सोचें तालीम देनी है या तालीम बेचनी है। अगर तालीम बेचनी है तो प्राइवेट सेक्टर के जो हैं उनको आपको एक लिमिट के अंदर रखना होगा कि आप ओपन नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से, जो स्कूल हैं आप देखें कितने स्कूल हैं। और कराची, हम पूरे सिंध की नहीं बात करते, हम सिर्फ कराची की बात करते हैं। आप ये बताएं कि आपके आसपास में कोई ऐसा सरकारी स्कूल देखा है जो आपके यहाँ जानने वाले जाके पढ़ते हों? मेरे तो नहीं है। कोई सरकारी स्कूल में जो मेरा मैकेनिक है नॉर्थ शाहजाबाद में, मैं उसके पास गया तो वो बेसिकली वो पश्तून है, KPK का उसका ताल्लुक है। उसने बताया मैंने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कह रहे हैं हाँ जा रहे हैं। तो पहाड़गंज के पास एक स्कूल है सरकारी, वहाँ तो उसने बताया कि ना, उसने मुझे तस्वीरें दी कि मैं बच्चों को वो हो गए थे कुछ मतलब कि स्किन डिजीज़ हो गई थी। मैंने क्या है तो उसने दिखाया, फिर हमने टीम को भेजा, ये पिछले 2 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद अब जाके भेजा तो अब जाके बेंचेस, यानी कि उस पर दीमक थी और वो बच्चों को काट रही थी, और छोटे छोटे जैसे नहीं है वो हो गए थे। अब ये हमारे यहाँ जो इदारे हैं इनको ठीक होगा। आप सरकारी स्कूल अगर आपने बनाए हैं तो सरकारी स्कूल की रिपेयर मेंटेनेंस करनी होगी। वहाँ मतलब जैसे 2 दिन की छुट्टी होती है हफ्ता इतवार, तो आप जाके उसके फ्यूमिगेशन करें। बच्चे आते हैं भाई, और हमारे यहाँ आप जाएँ ना स्कूल, इवन प्राइवेट स्कूल, आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये एजुकेशन के इन सब के तमाम इदारे जाके क्या जांच करते हैं स्कूलों की क्या हालत है, बच्चे जा रहे हैं कि टॉयलेट की क्या हालत है, सफाई की क्या हालत है, वो नहीं होती। हालांकि प्राइवेट स्कूल भी नहीं कर रहे हैं। बड़े स्कूल तो आप छोड़ें, मतलब जो नॉर्मल स्कूल हैं जो 5,000, 8,000, 10,000 फ़ीस, ये सहूलत जाके कोई टीम होनी चाहिए। इन लोगों को जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये तालीम नहीं दे रहे हैं, इसे बिज़नेस कर रहे हैं। ये बिज़नेस, तालीम जो है ना उसको हमें पहले समझना होगा। तालीम क्या है कि फ्यूचर करस्पॉन्डेंट, हम बच्चों को तालीम अच्छी दे के आगे बढ़ाएंगे तो फ्यूचर है हमारा, वही आके वज़ीर आज़म बनेंगे, वही आके वज़ीर ख़जाना बनेंगे। लेकिन हमारी एजुकेशन के लेवल को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टेप नहीं किया। अभी हमारे यहाँ तो ये है कि मुकदमात करने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनके वालिदैन को। अभी आपने देखा कि मैट्रिक इंटर के जो नताइज हैं उस पर मुकदमात हो रहे हैं, और अब ये जो साबिक अफसरान हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। स्क्रूटनी के लिए भी जो पैसे लगाएं उसके बाद स्क्रूटनी करवाएं, तो वाकई एक रिज़ल्ट, अब ये जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है, मैट्रिक का रिजल्ट होता है, आपकी ओवरऑल लाइफ, यूनिवर्सिटी एडमिशन, सब चीज़ों में मैटर कर रहा होता है। और ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है, कितना चैलेंजिंग है बच्चों के लिए। रमशा, हमारे यहाँ मसला ये है, कानून भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। अगर अब मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों को अगर ये सज़ा दे देते ना
तो कुछ नहीं होता। कोई भी इदारे में जाएं, वो सब जगह करप्शन है। करप्शन ये नहीं कि सिर्फ पैसे, करप्शन क्या है कि भाई आप अगर अपना काम सही से नहीं करें, वो भी करप्शन है। अब आप मतलब ये बड़ा अफसोस की बात है कि आप रिज़ल्ट देखें, मतलब ऐसा मैं भी नहीं मानूंगा कि बच्चे जो हैं आपके 80%, 70%, 60% फेल हो जाएं। सब पढ़ते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा हो। देखिए कोविड के बाद का एक इल्ज़ाम लगा कि बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। सबको पता है कि वो अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो जो पेपर चेक हुए, हमने वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा, वो बैठा हुआ इतनी स्पीड में, कंप्यूटर भी नहीं कर रही हूँ, जो खोल रहा है पेपर उसको काट रहा है। मतलब आप कौन हो यार, उसको अगर बैठाएं। देखें टीचर की बहुत इज्जत है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, वो वालिदैन की जगह है अब। लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमारा काम है उसको हम पकड़ें। और लोग जो हैं मतलब वो कि ये बच्चे को नहीं बताना चाहिए, ये नहीं, हमें एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों को भी, कि बच्चों को बताए कि टीचर क्या कह रहा है, वहाँ कोई मसला है या क्या है, आपको टीचर से मसला है या बच्चे को नहीं पढ़ना, तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो मामला है, अगर आप देखें, मुकदमा हो गया, वो इन्वॉल्व हैं तभी तो मुकदमा हुआ है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर जनरेशन को कहाँ लगाया। वो अपने 20, 30, 40, 50 मार्क्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने नए साल पे फोकस करें या अगले साल की स्टडीज़ पे फोकस करें। वो तो इंतहाई डिप्रेशन में चले गए हैं, स्टूडेंट्स ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि भाई हमारे अच्छे रिजल्ट से 90% मार्क्स मैट्रिक में लेने वाला फेल है। हमारी टीम ने किया था, तो ये कैसे होगा? तो उन्होंने, मैंने वो देखा कि बच्ची बता रही थी कि मैं मतलब कि A1 नंबर था मैट्रिक में, बिल्कुल ऐसा और उसके बाद वो दिखा रही मैं फेल। मतलब ये नामुमकिन है ना कि A1 ग्रेड आया है उसका, यानी मोर देन मतलब 90% उसकी आई है। और वो मतलब वो खुशी से अगर वो पेपर यकीनन वो पढ़ती होगी। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि वो 60% था या फेल थी। अब वो जब वो बोल रही तो आप उसका देखें ना, किसके ऊपर वो भरोसा करेगी? वो इदारे को कभी अच्छा कहेगी? अब मेन ये है कि जो वहाँ पे लोग हैं, पहले तो ये कहा गया भाई अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा फेल हो गए तो हम क्या करें। लेकिन भाई एक स्टेप है ना, आप देखें तो उन्होंने क्या किया है। जिस तरीके से कॉपियाँ चेक हुई हैं, जिस तरीके से आप पेपर होते हैं, मतलब आप अगर पेपर देने जाएं, आपको पता है कि A कॉपी, B कॉपी, B C सब जो आते कि वो पेपर आउट हो गया। तो मतलब इस सिस्टम की नाअहली है ना। अगर आप टाइमली अगर सब चीज़ें करें, वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, पेपर भी आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको सारी सर्विस भी देते हैं वहाँ पे जो सरकारी स्कूल। लेकिन हमारा फिर वही है कि ये जो सारा सिस्टम है, अब गवर्नमेंट फिर से आ रही है, सिंध गवर्नमेंट के लोग अब कल जैसे अलविदा हो रहे हैं, निगरान सेटअप, उसके बाद वो आएंगे, फिर वो स्पीकर से असेंबली सेलेक्ट होंगे, फिर वज़ीर आला का वो होगा नॉमिनेशन। मेन ये है कि हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम आगे स्टेप, यानी वही जो हमने फिर से स्टेप फॉरवर्ड करें। और मेरे ख्याल से जिन सेक्टर्स पे काम नहीं हुआ है, बहुत बुनियादी और बेसिक सहूलियात हैं जो अगर आपने आवाम को दे दी तो वो कहते हैं ना कि वोट आपका, तो आपको 5 साल में फिर इतनी ज़्यादा कैंपेन्स करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने डिलीवरी दी और एक दफ़ा फिर आपको मैंडेट मिला है आवाम की तरफ से, तो आप प्लीज़ उस मैंडेट का एहतराम करें और आवाम के जो मसाइल उनको हल करें। बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तालीम, सेहत, ये चीज़ें आवाम मांग रही है और ये उनका बुनियादी हक भी है। इसी नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो ज़रा माल के हाल पर नज़र डाल लेते हैं और सबसे पहले जो रेट्स हमारे पास हैं वो ये कि इस वक्त हम करेंसी की जो सिचुएशन है उस पर नज़र डालते हैं और हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पर भी आपके पास आएगा। जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इस वक्त पहुँच चुका है 180 पर, और कैनेडियन डॉलर जो है वो 206, और यूरो की अगर बात की जाए तो 301, और कुवैती दिनार 906 पे पहुंच गया है। इतना महंगा हो गया कुवैती दिनार शौखान साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे महंगी अगर करेंसी देखें तो कुवैत की होगी। 1000 रुपये पे भी गई थी जब डॉलर हमारा 320 पे था। तो उसके बाद जब रुपए के मुकाबले रेट आते हैं दीगर करेंसी के, तो अब 906 पे 1000 रुपये पे भी गई थी कुवैती दिनार। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, एक और कुछ और भी है हमारे पास करेंसी रेट्स, उन पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि यूके और सऊदी रियाल पर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़रें होती हैं लोगों की। तो अगर यूके की बात की जाए तो पाउंड इस वक्त पहुंच गया है 352.4 पे, सऊदी रियाल 74.2, और जो फ्रेंच करेंसी है इस वक्त 315.64, और यूएस डॉलर पहुंच चुका है 279.3। यूएस डॉलर में भी हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस वक्त कमी हम देख रहे हैं। इसके अलावा बेहतरी नज़र आएगी आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर के रेट्स में? देखिए अभी जो डिमांड तो नज़र आ रही है, कल जो देखा हमने ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये से ऊपर आ गया है, उसकी कंसर्न ये है कि डिमांड है।
अभी उसके साथ अगर हम दीगर करेंसी में देखें तो सऊदी अरब की भी डिमांड आने वाली, क्योंकि रमज़ान करीब है। तो रमज़ान में जो लोग उम्रे पे जाते हैं तो उसकी मतलब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो उम्रे पे जाते हैं तो उसकी डिमांड नॉर्मल से 40-50% बढ़ जाती है। तो जब डिमांड आती है तो सऊदी रियाल जो हम देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि सऊदी रियाल की कीमत अभी बढ़ जाएगी, जो 75, 50, 60 तो जिनको जाना है वो अभी बाय कर लें। हाँ, तो इसमें ये क्योंकि डिमांड जब पैनिक आती है तो उसमें वो तेज़ी से ऊपर जाता है। तो मार्केट में ये कह रहे हैं कि वो दोबारा 78, 79 सऊदी रियाल चला जाएगा। अभी 75, साढ़े 75 रुपये पे है, क्योंकि डिमांड आ जाएगी आगे, क्योंकि सीज़न होता है ना। अभी अगर हम देखें, अभी जैसे रमज़ान आएगा तो हमारे बाहर से पैसे आना शुरू होंगे। बुनियादी वजह यह है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है रमज़ान के लिए, ईद के लिए वो फंड्स भेजेंगे ताकि उनके घर वाले, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त जो है 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मुकीम है। अब वो अपने ख़ानदानों को चलाने के लिए वो पैसे भेजते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डॉलर आएंगे और उसके ऊपर, लेकिन मार्केट में ये देख रहे हैं जो सियासी सूरत हाल है उस पर ये देख रहे हैं कि डॉलर पे एक बार फिर जो है प्रेशर आ सकता है, और क्योंकि इम्पोर्ट का बिल भी हमारा बढ़ रहा है तो उस पर देख रहे हैं कि डॉलर महंगा होगा। डॉलर महंगा होगा तो दीगर करेंसी भी महंगी हो जाएंगी। सही। इस वक्त हम जो है वो अंडे और बाकी जो चिकन वगैरह की प्राइसेस है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो जो अंडों का इस वक्त रेट है वो हम देख रहे हैं कि जो 276 रुपीज़ पर डज़न है, और इसके अलावा 282 रुपीज़ पर डज़न भी जो है वो होल सेल रेट में मिल रहे हैं। और अगर आप यही अंडा मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको 290, 300 और 330 तक भी ये आपको अंडा पर डज़न मिल रहा है ना। इससे ज़्यादा ही रेट में मिल रहा है इस वक्त। तो अशफाक खान साहब, जो कमीशन कराची की प्राइस लिस्ट जो आई है, ये कमीशन कराची की रेट लिस्ट से भी प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि मार्केट के ऊपर ये होता है कि वो अपने जो सप्लाई होती है तो उसके ऊपर एवरेज लेते हैं। अब इस वक्त करंट बताऊं कि मार्केट में जो अंडे की प्राइस है वो और अच्छी गिर गई है, मतलब जो होल सेलर की सतह पे जो है। अब उसका जो इम्पैक्ट आएगा 1-2 दिन में, जो कमीशन कराची की यकीनन मेरे हिसाब से आज जो रेट वो जारी करेंगे रात तक, जो कल के लिए होगी तो उसमें कमी आनी चाहिए। अब ये है कि जो सर्दियां भी अब कम हो गई है और मतलब हम फील करें कि गर्मी तो उसकी वजह से सप्लाई जो है अंडे की जो बेहतर हुई है, तो अंडे की कीमतें आप आगे चल के कम होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, गोश्त की और चिकन की प्राइसेस में कमी नहीं आ रही है। अगर हम इस पर नज़र डालें तो हम ये देख रहे हैं कि जो मटन का गोश्त है, जो कमिश्नर कराची की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उसमें जो मटन की प्राइस है, पहले चिकन की डिस्कस कर लेते हैं। चिकन की प्राइस 324 रुपये होल सेल में है और रिटेल में 502 रुपीज़ है। बाज़ार में आप ख़रीदने जाएं तो मेरे ख्याल से तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता 502 रुपये में मिल रही है चिकन, ज़्यादा ही है, 600-700 रुपये में मिल रही थी। हाँ, ये उनका होल सेल का अगर हम देखें गोश्त, ये गोश्त का रिटेल प्राइस में, रिटेल का बता रहा हूँ 500 नहीं है, वो 680-700 रुपये प्राइस चल रही है। और जो गोश्त है 1 किलो मुर्गी का गोश्त जो है, और यहाँ पे बुनियादी वजह देखें, यहाँ पे भी अभी क्या है, शादियों का सीज़न भी है, बाकी वो सारा जो डिमांड आई भी है, और जो मुर्गी की जो आपकी सप्लाई चेन है वो मुतासिर हुई थी सर्दियों में। तो उन्होंने ये कहा था कि जो सप्लाई यानी कि जो मुर्गियों की आमद है वो कम हुई सप्लाई, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। साथ ही हमारी डिमांड क्या है कि जो आपका शादियों का सीज़न आया उसकी डिमांड है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी। अच्छा, चिकन के साथ साथ जो है हमारे पास मटन, और अगर उसकी बात की जाए उसके गोश्त के रेट्स की, तो मटन जो है वो 1700 रुपये और दुम्बा 1590 रुपये पे जो है ना वो फ़रोख्त हो रहा है। अब ये मार्केट में तो बिल्कुल डिफरेंट रेट्स हैं। कमिश्नर कराची की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई है, जो कि बिल्कुल करंट और अपडेटेड लिस्ट है ये, और इसमें जो प्राइसेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तजाद नज़र आ रहा है हमें तो प्राइसेस के अंदर। बीफ के प्राइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो मटन और चिकन की प्राइस में तो खासा डिफरेंस है, और यहाँ तो जी 100 रुपए से ऊपर का फ़र्क है। अगर हम मटन का भी देखें 1700 रुपये, जो बकरे का गोश्त कहीं भी नहीं मिल रहा कराची में। अगर आप जाके लेंगे भी तो वो 1900-2000 रुपये रेट चल रहा है। गाय का गोश्त भी देखें तो 1200 रुपये अगर चल रहा है, और ये सरकारी रेट 800 रुपये, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसके लिए वही है कमिश्नर कराची प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल दरामद के लिए जो तमाम DCs और ये सारे हैं उनके ऊपर वो कराना पड़ेगा। अगर देखा जाए कि इलेक्शन में सब मसरूफ़ थे, उसके बाद अब ये देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंट होता है, कि जो अगर हम देखें कि चिकन की प्राइस को कंट्रोल करना होगा, सब्जियों की प्राइस को कंट्रोल करना होगा, फिर आपको जो ये फल हैं उनकी प्राइस को कंट्रोल करना। तो जो कराची है प्राइस लिस्ट जारी करते हैं, और उसके बाद जैसे आप अगर रेट लिस्ट देख रहे हैं तो इसलिए आज हमने कहा कि ज़रा देखें ना कि कितना तजाद है, और लोगों को भी दिखाएं कि जी हम जो यहाँ पे बात कह रहे होते हैं कि जी रेट लिस्ट को तो जारी कर दी जाती है, लेकिन उनको
रेगुलेट कराने वाला कोई नहीं। अब ये दूसरी भी आप अशरफ खान साहब देखें, स्क्रीन पर आ गए प्याज के जो रेट्स हैं, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के रेट्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो उसमें मिनिमम लिखा हुआ है 200 और मैक्सिमम 230 रुपए तक जो है ये प्याज फरोख्त की जा रही है। इसमें भी दो हैं, एक ईरानी प्याज है, एक पाकिस्तानी प्याज है। इसी तरह उसकी कीमतों में भी फ़र्क है। आलू की अगर बात की जाए तो मिनिमम जो रेट आलू का आ रहा है वो 45 रुपए किलो और मैक्सिमम 52 रुपए किलो। अच्छा, आलू बड़े सस्ते हुए हैं वैसे जी, मार्केट में मिल भी रहे हैं सस्ते। प्याज बहुत महंगी थी। फूल गोभी की कीमत जनाब मिनिमम 80 रुपये और 85 रुपये तक पर केजी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो बंद गोभी है उसके रेट्स 76 रुपये और मैक्सिमम 81 रुपये। नहीं है ऐसा अशरफ खान साहब? नहीं कह रहे। नहीं, बिल्कुल। अगर हम है ना, डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है जो ये अच्छा, लौकी पे भी पहले सारी भी देख लेते हैं। लौकी जो है वो 96 रुपीज़ मिनिमम, 450 रुपये पर केजी। कौन सा छिला हुआ लहसुन तो नहीं मिलता है वो ना भुट्टा सस्ता है, 40 रुपये और 86 रुपये मैक्सिमम। अच्छा, ये है कि काफ़ी सारी गाजर बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त आ रही है और बड़े अच्छे प्राइस में भी आ रही है। 60 रुपीज़ मिनिमम और मैक्सिमम 70 रुपीज़ तक मिल रही है। अदरक और लहसुन के रेट्स कम नहीं हो रहे, इसी तरह चिकन के रेट्स कम नहीं हो रहे। शिमला मिर्च के रेट भी मुनासिब हैं कि 90 रुपये और मैक्सिमम 104 रुपये। हरी मिर्चें भी मिनिमम 140 रुपये और मैक्सिमम 161 रुपीज़ पर केजी आपको मिल सकती हैं। तो वो तो आप पर केजी तो बहुत कम ही लोग ख़रीदते हैं। लेमन 130 एंड 150 रुपीज़। शलजम 68 और 72 रुपीज़ पर केजी। चुकंदर 94 मैक्सिमम 100। चुकंदर भी मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है। धनिया जी, और धनिया तो नहीं मिलता 6-7 रुपये में, कौन देता है? अब भगा देगा खुद वाला कहेगा भाग जाए। पुदीने का भी यही रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुदीने की और धनिया की गड्डी भी जो है ना वो कम से कम भी अब तो 20 रुपए, 10 से 20 रुपए की मिलती है। बहुत सस्ती भी हो तो 10 रुपए। वो तो बहुत थोड़ी सी होती है। हाँ, मरा हुआ धनिया होता है। मैंने तो धनिया घर में ही लगा लिया है पीछे। मिनिमम जी मूली आपके पास आ गई 40 रुपए। अब वो प्राइस लिस्ट देखिए आपके सामने ही है। अगर हम टमाटर वगैरह जो है ना वो तो बहुत महंगे मिल रहे हैं मार्केट जी। मटर जो सर्दियों का सीज़न, मटर हम गर्मियों में तो नहीं खाते हैं, सर्दियों में आता है। मटर जो प्राइस दी है कमीशन का जो 110 रुपये, मुझे याद है जो देख रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। अभी जो संडे को मैंने लिया है वो मैंने लिया है मटर 220 रुपये किलो, ठीक है। फिर अगर हम डबल प्राइस पे मिल रहा है जी, डबल प्राइस पे। भाई हमने प्याज का किया था, जो हमारी टीम गई थी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी से ये बोलते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। प्याज से बताऊं, जो ईरानी प्याज है जो आप देखें तो अगर आप काटेंगे ना तो बहुत तेज़, मतलब वो घर वाले लेडीज़ जो बताए बहुत तेज़ होती है, बहुत कि वो आंसू निकलने पड़ते हैं। तो वो जो ईरानी प्याज है सब्जी मंडी में 120 रुपये, ठीक है। और जो लोकल प्याज है सब्जी मंडी में 170 रुपये। बिक कितनी की रही है? ईरानी भी वो मिक्स करके ईरानी जो बेच रहे हैं 170 रुपये की। 120 की प्याज ईरानी जो सब्जी मंडी में, कराची की जो न्यू सब्जी मंडी हाईवे पे, वो 120 रुपये किलो बिक रही है। ये आपको कल का रेट बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है जो लोकल हमारी मुकामी प्याज है वो 170 रुपये कहाँ मिल रही है? सब्जी मंडी में। वो वहाँ से ला के यहाँ आवाम को जो बेच रहे हैं, जो ठेले वाले गलियों में आते हैं या दुकान अगर किसी ने लगाई हुई, 220-230 रुपये की प्याज बेच रहे हैं। अब आप देखें ना, 1 किलो पे 50 रुपये 60 रुपये से प्याज पे ये कमा रहे हैं। फिर टमाटर का देखें तो सब्जी मंडी का जो कल का जो रेट था, जो रात को खुलती है, आपको पता है सब्जी की जो मंडी लगती है, 80 रुपये प्राइस आई है। अब जो प्राइस अगर हम देखें 80 रुपये वो है, कमीशन कराची 120, तो यकीनन उससे ऊपर बेचेगा। वो तो देगा भाई मैं तो कमीशन प्राइस ले दी है, मेरा तो खर्चा हुआ है, तो 130 का बेचेगा। भिंडी, मटर, टमाटर, प्याज, ये जो मेजर है सालन बनाने में, जो अभी जो सर्दियों के जो सालन बने जैसे मटर वगैरह समझ, सब वो आवाम से वो ज़्यादा ही ले रहे हैं। चिकन वैसी महंगी है, बकरे का गोश्त, दालें और दालें वैसी बढ़ गई हैं क्योंकि वो जो कंसर्न है इम्पोर्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर दालें भी अभी हमने जो दिया था, दालें 15 से 18 रुपए पर केजी, उसकी भी प्राइस बढ़ गई है। अच्छा, ये भी आवाम के लिए जो है वफाकियों को मैंने 7.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया है। और ये पैकेजेस के ऐलानात तो हो जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें भी मैसर नहीं होती हैं। कई बार तो मैंने खुद शोज़ किए हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके, तो जी ना आटा मिलता था, ना चीनी, ना घी, तेल फिर भी होता है अवेलेबल। रमशा, अगर हम देखें तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आबादी कितनी है, गुर्बत की लकीर से कितने लोग हैं। जो टोटल अगर हम लें 24 करोड़ की आबादी अगर हमारी है, जो मर्दमशुमारी से नीचे आते हैं, तो हम हमारी 12 करोड़ जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, 50% हम लेते हैं। और ये टोटल पूरे मुल्क भर में हम लें तो 5000 भी यूटिलिटी स्टोर नहीं है, पूरे मुल्क भर की बात कर रहा हूँ। और कराची में देखें तो 80 के करीब हैं। तो आप क्या समझती हैं, कराची जो 2 करोड़ की आबादी वाला है,
जो मर्दमशुमारी है, वैसे तो 3 करोड़ है, 2 करोड़ की आबादी वाले को जो 50% 1 करोड़ के लोगों को केटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरा इसके ऊपर शर्त की है, ये 7 अरब रुपए जो दे रहे हैं तो इजी सिंपल नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, जो उनके मोबाइल नंबर के उनके कमाई का मसला है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वो जाके वो उसको ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। और बाकी जो आम बंदा जाएगा उसको आम रेट पे। और जितने गरीब हैं उनको बेचारों को ये आ भी नहीं रहा होता है, सब कुछ SMS करना है। वो SMS कैसे करेंगे? वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड लाओ, आप रजिस्टर। देखें वो पढ़े लिखे नहीं है। जैसे अब मासी है, अब वो उसको क्या पता, वो मोबाइल ले लिया, सादा सा मोबाइल है, अब वो उसको कहते हैं कि वो ये करो, व्हाट्सएप कर लो। अब वो कहाँ से करेगा? अगर एक मजदूर है, वो क्या समझ रहे हैं आप कि वो 20,000 रुपये का एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूम रहा होगा? मतलब हमारे यहाँ सिस्टम को इतना मुश्किल करते हैं। आप खुद वहाँ पे हो, उससे शनाख्ती कार्ड लो, एंट्री डालो, उसमें देख लो आप नादरा से कनेक्ट तो होगा ना। बेनज़ीर BIPS से वो रजिस्टर्ड है नहीं है, और उसको इतनी शराइत लगा देते हैं। हाँ, तो मैं पढ़ते में जो इंडेक्स है गुर्बत का इंडेक्स जी 60 PTMS या उससे कम हो, कैसे पता चलेगा? वही आप उसको आप देंगे रजिस्टर्ड खानदानों को देख के। रजिस्टर्ड जो खानदान है BSP में, जो उनको जो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान के तहत जो है, जो 400 अरब रुपए पूरे खानदान को अच्छा, देते हैं। ये बताएं नए रजिस्ट्रेशन होती रहती हैं क्या इसमें? अब लोग अब जो बेचारा रिसेंटली गरीब हुआ है, जिसके हालात खराब हो गए हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, वो राशन नहीं ले सकता सस्ता। जी, जैसे नौकरी का उन सब के लिए, तो वो उसमें जाके जो है वो SMS करके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जाके रजिस्ट्रेशन कर। देखिए हमारे यहाँ लोगों के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम ना, बुनियादी वजह ये, अगर आप कहीं भी जाएँ तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको जो सिस्टम चलाना नहीं आता है। आप एक ऑनलाइन लाएँ, अभी नादर का मैं खुद, मेरे घर पे ये हुआ कि भाई जाएंगे, बहुत रश है, गए भी थे नादरा पे, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन करने। अब यकीन करें इतनी मुश्किल हुई वो फॉर्म भरना कि वो बायोमेट्रिक करना, वो करना, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अब सिस्टम अगर आप ऑनलाइन बना रहे तो ईजी बनाए कोई भी। अब ये यूटिलिटी स्टोर पे कौन जाता है? मतलब मैं तो नहीं जाऊँगा ना, मतलब वहाँ पे जाके वो लें, जिनका हक है वो जाके लेंगे। अब वो जाके ले रहे हैं, उनको चीनी सस्ती देनी है, आटा सस्ता देना है, आपको दीगर चीज़ें जो दालें हैं ये सब हैं सस्ती देनी है। 19 आइटम है जो इसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। आपको पता है आइटम्स के नाम तो आ जाते हैं, लेकिन आप जब लोग लेने जाते हैं तो आटा होता है तो चीनी नहीं होती, चीनी होती है तो जी आटा नहीं होता। सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, वो चीनी और आटे के पीछे लोग परेशान होते हुए मैं तो यूटिलिटी स्टोर्स में देखें। और फिर वो कहते हैं कि जी खाली इतने kg नहीं मिलेगा आपको, इतने पैकेट नहीं मिलेंगे, 2 किलो मिलेगा। तो भाई जो इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो हर गली मोहल्ले में तो नहीं है, एक इलाके में भी इतनी दूर दूर हैं। लोग रक्षों में किराया लगा कर आते हैं, फिर वो मायूस होकर उनके 2 किलो चीनी लेके जाके वो क्या करेगा? 300 रुपये 400 रुपये रक्षा का किराया लगा के। जी वही, अगर आटा लेने जाता है तो उसके बड़ा ख़ानदान है जो वो जाके कहता है 20 किलो दे दो, तो कहते हैं नहीं 10 किलो आटा मिलेगा। सस्ता होता है तभी आता है ना वो, और वो जाके बेचेगा थोड़ी, वो उसको आ रहा है वो इतना वो करके 20 किलो आटा किसको बेचेगा? वो घर की ज़रूरत होगी तो लेना है। देखें हमारा सिस्टम जो है ना बहुत मसला है। पहले तो वो जो गवर्नमेंट लोग जो 7 अरब रुपए ऐसे बोल रहे हैं, 7 अरब रुपए के क्या हो गया? तो आप देखें कितने यूटिलिटी स्टोर हैं, क्या केटर कर सकता है? तो नहीं कर सकते और नहीं है पॉसिबिलिटी। लेकिन बहरहाल चलें, जिन लोगों को फ़ायदा होता है उनके लिए तो ये खबर अच्छी ही है। लेकिन बहरहाल ये है कि आवाम के लिए रमज़ान के सस्ते बाज़ार भी लगते हैं, बचत बाज़ार भी लगते हैं, लेकिन उनमें प्राइसेस वही होते हैं जो कि कमिश्नर कराची के प्राइसेस से बिल्कुल डिफरेंट प्राइसेस में मिल रही होती हैं चीज़ें। उसी प्राइसेस पे हमें बचत बाज़ार में भी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इन चीज़ों को भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी को रेगुलेट कराए और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में हर दफ़ा बातें होती हैं लेकिन प्राइसेस में कमी नज़र नहीं आती। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अब निगरां सेटअप जा रहा है, नई हुकूमत आ रही है और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं उनको अब स्केल करना, उनको जो है इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, उनको मौक़े फ़राहम करना, एजुकेशन की सहूलियात देना, हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना, पॉवर्टी लाइन को कंट्रोल करना और तमाम लोगों को एक इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर, यानी जो आपके शहरी हैं उनकी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाना।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तालीम भी आ जाती है, जिसमें सेहत भी आ जाती है, जिसमें आपकी जो जॉबलेसनेस है, मुलाजमत के मौके हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनको केटर किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाहिदा विज़ारा साहबा मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं इस वक्त IBOM में और इकोनॉमिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। साथ साथ हमारे साथ इस वक्त अस्मा जावेद भी मौजूद हैं। आप इस वक्त रीसेंट प्रैक्टिशनर हैं और एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट में। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अस्मा, आपने बुलाया। वेलकम टू द शो। अच्छा, जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वर्ल्ड डे तो मनाया जा रहा है, लेकिन आप समझती हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, बहुत सारे लॉयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल इनजस्टिस इन आवर सोसाइटी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, देयर इज़ सोशल इनजस्टिस। और ये पाकिस्तान इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा ये एक इशू है कि जहाँ पे तालीम के मौके, मुलाजमत के मौके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर या रिलीजन, ये तमाम चीज़ें हैं। और जाहिर है कि ये चूँकि डेवलपमेंट अभी हमारा प्रोसेस में है, तालीम का फुकदान है, तो ये चीज़ें अभी कुछ अरसे शायद अभी रहेंगी। फिर अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी चले जाएँ, इस हद तक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सोशल इनजस्टिस आपको वहाँ भी नज़र आती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन एज अ सोसाइटी जब हम डेवलप्ड होने की बात करते हैं या किसी के भी राइट्स की बात करते हैं तो लोगों को हमारे यहाँ पता भी नहीं ना कि हमारे राइट्स क्या हैं और हाँ हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या है कि हमें प्रोवाइड करना। आप समझते हैं कि बेसिक एजुकेशन ना होने की वजह से जो एजुकेशन भी सोशल इनजस्टिस का हिस्सा हो जाती है। तो ये है जी, सबसे पहली बात ये कि तालीम का फुकदान, यानी लैक ऑफ एजुकेशन ही बहुत बड़ी एक सोशल इनजस्टिस है। तालीम नहीं होगी तो किस तरह से किसी को अपने हुकूक का या अपने जो भी राइट्स हैं उनका पता नहीं चल सकता है। दूसरी बात ये बहुत बड़ी कि सोशल जस्टिस यानी माशरती इंसाफ अगर हम इसको कहें तो ये गारंटीड बाय द रियासत या स्टेट की तरफ से एक चीज़ होना चाहिए। हमारे आइन में हमें हर तरीके की आज़ादी दी गई है, हर किस्म के राइट्स दिए गए, हर चीज़ है, लेकिन जाहिर है कि फिर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट उसका क्या है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि अभी पॉलिटिकल प्रोसेस में भी आपको एक इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो तो आम आवाम पे ही होगा ना, मुझ पे और आप पे ही होगा। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है। डॉक्टर शाहिदा, जब हम बात ही करें ख़ास तौर पर एजुकेशन की, यहीं से पिक कर लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं, तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, डीन भी रह चुकी हैं। तो अब बात यह है कि वाकई हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी मच मिसिंग। स्कूल्स की हालत आप देख लें, और अब स्कूल्स के, आप अभी यूनिवर्सिटी की हमने खबर दी कि जो वफाकी यूनिवर्सिटी है वो 20 साल की तबाह तरीन जो है ना वो माली खसारे में जा रही है। तो हमारे यहाँ ये तो एजुकेशन के हालात हैं। तो ऐसे में कहाँ हम बच्चों को एक अच्छी तालीम, एक फ्यूचर और एक अवेयरनेस दे सकेंगे? जी, जो आप बात कर रही हैं वो पाकिस्तान में 80 की दहाई तक ऐसी सूरत हाल थी कि मतलब कुछ गवर्नमेंट्स भी कुछ तवज्जो देती थी कि उनकी ज़िम्मेदारी है तालीम देना, और कुछ एक्साइटमेंट भी था कि मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर थे। मगर फिर हमारे यहाँ बारहा हुकूमतें आईं, जमहूरी हुकूमतें 90 की दहाई में, फिर आमरीत भी आई, मगर इन सब ने मिल के इतना ज़्यादा कर्ज़े लिए IMF से कि अब हुकूमतों की सिर्फ़ एक तवज्जो है कि कर्ज़ों की अदायगी, और उसकी वजह से तालीम को बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, सेहत आम्मा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, और लोगों के हुकूक तो मतलब सिर्फ कागज़ पे और कॉन्स्टिट्यूशन में रह गए। ना हुकूमतों की दिलचस्पी है, ना लोगों को आगाही है अपने हुकूक के बारे में, ना तालीम है। हमने 90 की दहाई से, जब से IMF से बड़े पैमाने पर कर्ज़े लिए, हमने तालीम पे खर्चे बिल्कुल ख़त्म कर दिए और सेहत पे। उसकी वजह से हमने आज अपने मुल्क में एक बहुत बड़ी जाहिल फ़ौज तैयार कर ली है। सही कह रही, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब ये है कि ना वो लोग तालीम याफ्ता हैं, ना उनको हम महज़ब बना पाएँ। आप देखिए जो हमारे यहाँ जिस किस्म के क्राइम्स हो रहे हैं, और जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम्स हो रहे हैं, और जो लोगों में मतलब बिल्कुल ना उनको पता है उनके आप कितने भी हुकूक पामाल करें, मगर उनको कुछ आगाही नहीं है, उनको परवाही नहीं है। वो सब
महाजाराई में हैं आजकल। तो आप अंधी देखिए भेड़ों की तरह भेड़ चाल चल रहे हैं और भेड़ वो- चाल, और आजकल तो इतनी ज़्यादा सियासी महाजाराई है कि सब जो उनको एक प्लेट बिरयानी दे दे या वो कीमा और नान दे दे, बस वो ये रह गए सिर्फ इनके हकूक़ कि इलेक्शन के टाइम पे इनको कीमा भरे नान दे दें या इनको एक बिरयानी की प्लेट दे दें। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि बेसिक चीज़ दैट इज़ शऊर स्टिल बहुत ज़्यादा मिस। अभी भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों से भी इलेक्शंस कैंपेन में रब्ता हुआ, बातें हुई, तो जी जो इस एक पर्टिकुलर जमात को जी उनको बस उसका नाम जानते हैं और उसको वोट देना जानते हैं और बस उनको नहीं पता कि इसके आने से हमें मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, फ्यूचर क्या होगा। खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं, आगे डिमांड भी नहीं करते, तो ये निज़ाम बदलेगा कैसे। और सोशल जस्टिस उसमें एक जो है ना बहुत अहम इंस्टीट्यूशन जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, अदालतों का भी है रोल, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याया, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दोनों मेहमानों को सलाम हो और आज से वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। तो मैं ये कहूँगा कि जो समाजी इंसाफ है ना अपने घरों से शुरू होता है। में इंसाफ करें अपने, अगर माँ है बीवी है उनके दरमियान आपस में एक दूसरे से सही तरह पेश आए। अदल इंसाफ नहीं से शुरू होता रमशा। और हमारा जो मजहब है वो सारा अदल इंसाफ पे मबनी है, सारी मईशत इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप अदल इंसाफ नहीं करेंगे तो अमीर अमीर से अमीर तर हो जाएगा, गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएगा। और मैंने जो चीज नोट किया ना, देखिए जो हमारे जो रवैये नजर आते हैं ना, मैं अगर आप हमारे यहाँ देखें कानून की कितनी एक आम बन चुकी है, क्योंकि कानून दिखता है तो ट्रैफिक के लॉ तोड़ना ये सब यहीं से सारे मामला शुरू होते हैं। अब आप अगर इसी को देखें, आप अदर साइड ऑफ द जरा रीजन से बाहर निकल के देखें, इवन मिडल ईस्ट चले जाएं, तो फ्रॉम द डे फर्स्ट हमें पता होता है कि यहाँ हमें कानून नहीं तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। तो जो कौमों के मिजाज है ना वो भी कानून नाफिज करने से बनते हैं। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया कानून तो आपका मिजाज भी वैसी हो जाएगा। ये एक कहना मेरा ये। जो मेरा सवाल है ना हमारे इन दोनों हजरात से, खासकर हमें लॉयर साहब बैठेंगे, लेकिन हमारे यहाँ माशरे के अंदर जब आपकी एक इंसाफ, तो जज का काम है जजमेंट देना शवाहिद की बुनियाद पे। जब आप इन्वेस्टिगेट सही नहीं करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन सही नहीं करेंगे, आप थाने बिकेंगे, लोग बिकेंगे, तो कैसे जज के सामने जब वो केस जाएगा, वो समझते हुए भी डिसीजन इसलिए नहीं दे सकता कि वो तो शवाहिद की बुनियाद पे केस दे रहा है। तो यहाँ से समाजी नाइंसाफी शुरू होती है। दूसरा सवाल मेरी बहन से ये, जो हमारी एजुकेशनिस्ट है, देखिए आपने रमशा आपका ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ब्लाइंड फॉलोअर हैं। हम परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ नहीं करते, हम शख्सियत परस्ती करते हैं। चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, चाहे हमारा सियासी लीडर हो, हमें पसंद है तो पसंद है, चाहे हो नहीं हो, चाहे कोकले नारे लगाएं। तो ये जब तक हमें शऊर नहीं आएगा तो हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे अच्छे फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शऊर की हम बात कर रहे हैं, साथ साथ अदालतों की, यही दोनों बातें याया ने भी पुट की हैं फॉरवर्ड। तो असमा यकीनन अदालतों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। बातें होती हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, फैसले भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो खैर ज़ाहिर प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि अदालतें भी फ़ाल हैं, जजेस भी काम कर रहे हैं, केसेस चल रहे होते हैं। अब जैसे उन्होंने बात की कि जी पुलिस किसी अदालत के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस तरह से केस की तहकीक करेगा, वो तमाम शवाहिद कोर्ट के सामने जब आएंगे, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड एंड मटेरियल अवेलेबल टू एनी जज, फैसला तो उस बुनियाद पे होगा ना। अब अगर कहीं पे सोशल इनजस्टिस एट दैट लेवल हुई है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी अदालतों पे तो नहीं आ सकती। दूसरी बात ये कि आप किसी भी दिन आ जाएं हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, आप देखेंगी शायद ही कोई जज सीट पे ना हो, शायद ही कोई जज काम ना कर रहा हो, काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा बहुत लिटिजियस सोसाइटी है, केसेस करने का शौक़ भी बहुत है। हमारे पास बैकलॉग ऑफ केसेस लाखों में चला गया है। तो लोगों को शौक़ है फसाद पैदा करने का। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बज़ाहिर तो ये तासुर है कि लोग जो ना कोर्ट कचहरी से अगर सही भी होते हैं तो नहीं जाते कि नहीं यार कौन पढ़ेगा इन मामलात जी में। बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। मैं तो प्रैक्टिस में हूँ तो मुझे मालूम है ना कि जी 1 के 4 केसेस बनना बहुत आसान काम होता है। और लोगों को शौक भी बहुत है कि जी कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि लोगों की ईगो सेटिस्फाई होती है। धमकी ही एक दूसरे को देते हैं, तुमको कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में जाएगा, एक प्रोसेस है, वो 1 या 2 दिन में तो फैसला नहीं होगा ना। जाहिर है किसी को अनहर्ड कंडेम करना, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप आएँ केस चलाएं, ना दी जाए तो वो भी एक सोशल इनजस्टिस ही है ना। तो ये प्रोसीजर्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक 1 या 2 दिन में नहीं पूरे होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप आइए,
जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर हो जाता है अगर बहुत लंबा चले। लेकिन उसके बाद एक एपेलेट फोरम है, एपेलेट फोरम अपना एक टाइम ड्यूरेशन लेगा, फिर एपेलेट फोरम के ऊपर का एपेलेट फोरम, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं। लेकिन इनके अंदर प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व है और कोर्ट में जाने के बाद केस जो है वो एक दिन में तो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। सोशल जस्टिस, जैसे भाई ने फ़ोन पे कॉल पे कहा आपको, कि सबसे पहले शुरू होता है मुझसे, आपसे, हमारे घरों से। क्या हम सोशल जस्टिस कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल मैं अपने आप से पूछूंगी, क्या मैं किसी का हक मार रही हूँ? ठीक है, हाँ कोई और मेरा मार रहा है तो फिर तो जाऊंगी ना मैं, कि हक मारा है तो मैं जाऊंगी अपने राइट्स लेने के लिए कोर्ट के पास। ज़ाहिर मैं कोशिश करूंगी कि वो रिजॉल्व हो जाए मसला आउट ऑफ कोर्ट, लेकिन अगर नहीं होता है तो व्हाट चॉइस डू आई हैव? तो हम लोग खुद भी अपने स्फीयर में या अपना जो हमारा एक सर्कल है हमारे इर्द गिर्द, क्या उसमें इंसाफ करते हैं? क्या हमारे मिजाज में है? क्या हमें मौका लगे तो हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे? क्या हमें मौका लगे कुछ भी गैर कानूनी करने का जिससे कि हमारा ज़ाती फ़ायदा हो रहा हो, नहीं करेंगे? ठीक, यूनिट ही के अंदर जो प्रॉब्लम है तो बड़ा ब्लॉक बात ये है बिल्डिंग। कि यहाँ पे फिर पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल तरबियत और समाज की तरबियत दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। हम सोशल जस्टिस की यहाँ पर बात करें तो फिर एक समाज की पूरी रवैया और तब्दीली और उसकी तरबियत पे भी बात होनी चाहिए, जिस पर हम करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे थे कि जब लोगों को अपस्केल करना होता है, बेहतरी की तरफ लेके जाना होता है, तो ये सोशल जस्टिस के मामलात हैं। और दूसरी तरफ ये कि हमने शऊर की बात की, तालीम की बात की, साथ साथ हम बहुत सारी जगहों पर देख रहे होते हैं कि हम जब बेसिक फैसिलिटीज़ आवाम को नहीं मिलती, तो आपने भी कहा कि किस किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, किस किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये सब हालात जो है, ये जो हमारी जो समाज है जिसकी हम तरबियत की बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, उसको हम इंडिविजुअल सतह पर भी और एज अ ग्रुप, एज अ सोसाइटी, एज अ समाज कैसे ग्रो करा सकते हैं। तरबियत के लिए बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, इंडिविजुअली भी और सोसाइटी में भी। देखिए, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमारा जो मुल्क है ना, वो एक प्रेडेटरी स्टेट है। प्रेडेटरी स्टेट वो होती है जो जहाँ किसी के पास ज़रा सी भी इक़्तिदार हो, पावर हो, वो उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े सड़क पे, कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उनका काम है कि उसको टिकट दें और उसको वो फ़ाइन करें, मगर वो कोशिश करते हैं कि उससे बातचीत कर लें कि फ़ाइन के बजाय, टिकट के बजाय कुछ सेटल कर लें। तो हर एक जो है, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं है, यही बात तालीम के इदारों में भी है, यही बात जुडिशरी में भी है, यही ब्यूरोक्रेसी में भी है। हर एक अपनी पावर को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, मैंने इसमें कई किताबें लिखी हैं और मैंने कोशिश की है कि अपने प्रोफेशन को अपने मुल्क के लिए और लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। मैंने इस सिलसिले में 4 किताबें मैं लिख चुकी हूं। एक मेरी किताब थी, एक और किताबें, 3 किताबें यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, मगर सबसे अहम इस वक्त मेरी ये किताब है। इसका टाइटल है ऑल्टरनेटिव टू द IMF एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। आप देखिए, ये हो रहा है कि पाकिस्तान जब भी IMF के पास जाता है, पाकिस्तान के गरीब लोग और मिडिल क्लास के मफादात बहुत बुरी तरह मजरूह हो रहे हैं। आप देखिए कि इतनी महंगाई हो गई है, और इसमें मैंने यही बताया है, इसमें मैंने बताए हैं कि IMF के पास जाने के बजाय क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो ऐसे हैं जिससे लोगों के हालात बेहतर होंगे, मुल्क में खुशहाली आएगी। IMF के उससे तो मुल्क में बहुत बदहाली आती है, बहुत लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है। तो इसमें मैंने बहुत बेहतर अल्टरनेटिव्स दिए हैं, मगर आप यकीन कीजिए किसी की तवज्जो नहीं है इस किताब की तरफ। हालांकि इस किताब के ज़रिए आप पाकिस्तान के लोगों के जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको बहुत बेहतर कर सकते हैं, मगर न लोगों की दिलचस्पी है। लोग सारे सियासत में लगे हुए हैं आजकल। आप देखिए कि सारे सियासतदानों के पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। हमने इलेक्शंस करवा दिए हैं, मगर हमारे सियासतदानों के पास पाकिस्तान की मईशत को और लोगों के हालात बेहतर करने के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं है। देखिए ना, अब मईशत पे, अदल इंसाफ पे, इन्हीं चीज़ों पर एक सोसाइटी बेस कर रही होती है। जैसे अभी हम पुलिस की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर, इन तमाम ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक ये अपने अपने रोल्स अदा नहीं करेंगे तो हम
समाजी इंसाफ या बेसिक ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें हैं उन्हीं से महरूम होते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे आपने भी ऑल्टरनेटिव्स दिए, जब भी यहाँ पर इकोनॉमिस्ट आ रहे होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, वो सब ये कहते हैं कि यार ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन हम नहीं जानते। इसका मतलब ये कि फोकस नज़र नहीं आ रहा कि जो है वो सोसाइटी को अब स्केल कैसे करना है या जो है ना उसको ग्रो कैसे कराना है। वो ये ज़ाती मफादात की जंग है जिसमें अवाम पिस रहे हैं, सोसाइटी पिस रही है। अच्छा रमिशा, इसमें आप देखिए, मैं और आप भी इसी अवाम का हिस्सा हैं। मुझे और आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए एज अ सोसाइटी? मैं कहूँगी तालीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि फिर दूसरा है सेहत, तीसरा है इंसाफ, चौथा है कि भाई सोशल वेलफेयर, कि जो भी फैसला किया जाए उसमें आवाम के वसीतर मुफाद को मद्देनज़र रखा जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा एक बहुत खौफनाक चीज़ है मजहबी नफ़रत, मुतनाफ़िरत जिसको कहा जाता है कि जी इसका फ़िरका ये है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, इसका मज़हब ये, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। फिर हमारे पास जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप भी खातून हैं, मैं भी खातून हूँ, हम भी इसी माशरे में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जेंडर की बुनियाद के ऊपर कितनी सारी हमारे साथ चीज़ें होती हैं कि जो नाइंसाफ़ियाँ हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि वेजेस में कितना बड़ा गैप है। वही काम एक खातून कर रही हैं, उनकी वेज कम है, और वही काम एक मर्द कर रहे हैं, उनकी वेज ज़्यादा है। ठीक है, अब वो भी मजबूर और कहीं वाइस वर्सा भी है। बहुत सारी फील्ड्स में sure कि कहीं खवातीन की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा, बेचारे मर्द रुल रहे हैं। तो ऐसा हाँ, लेकिन आई एम श्योर ऑन अ लार्जर स्केल अगर आप जाएं एक नॉर्मल लेबरर की तरफ भी, फैक्ट्री वर्कर्स की तरफ भी, तो आप ये देखेंगे ना कि वेज गैप है। तो ये इनइक्वालिटीज़ दूर हो जाएं। और जाहिर है कि जब रियासत या स्टेट का फोकस ये होगा कि माशरती इंसाफ हो, तभी जाके ये गैप ब्रिज होगा। और इस साल में 2024 में जो स्लोगन है सोशल इंजस्टिस का, वो है ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग अलायंसेस। तो जाहिर है कि अब इसका गारंटी करने वाला कौन है? रियासत। तो इट हैज़ टू बी द जैसे आपने कहा कि ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग अलायंसेस, तो अभी जब हम ग्लोबल विलेज के दौर में हैं, एक मॉडर्न एरा है, हर चीज़ डिजिटल, और अभी हम देखते भी हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी भी अब ज़्यादा है और होनी भी चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग एंड बिजनेस एंड ऑल। तो आप क्या समझती हैं कि अलाइंसेस के साथ मिलकर, ये सिर्फ एक हमने IMF को अपना अलाइंस समझा हुआ है और बनाया हुआ है, एज इकोनॉमिस्ट आपकी नज़र क्या है कि किस तरह से अलाइंसेस डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ किए जाएं कि हम अपनी इकॉनमी बूस्ट करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट के काम हैं उनको, जैसे भी वर्ल्ड बैंक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, कराची में, पाकिस्तान में काम भी हो रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए कि जिन मुल्कों की गवर्नेंस अच्छी है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठाया है। मिसाल के तौर पे चाइना को देखिए, चाइना वैसे तो एक सोशलिस्ट मुल्क था, मगर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पे रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाया और उन्होंने गुर्बत को ख़त्म किया, बिलियंस ऑफ लोगों को गुर्बत से निकाला। मगर उन्होंने अपने मुल्क के मफादात पे समझौता नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि ग्लोबलाइजेशन के लिए इतने वो अंधे हो जाएं कि वो चाइना, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठाया। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, एक तो जो लोग पाकिस्तान के इकनॉमिक मैनेजर्स लाए जाते हैं वो आलमी मालियाती इदारों के लोग होते हैं। तो वो जिस वक्त बातचीत नेगोशिएट कर रहे होते हैं आलमी मालियाती इदारों से, तो इस टेबल के इस तरफ IMF के और वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे होते हैं और दूसरी तरफ भी IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे होते हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जिन इदारों के वो के लिए काम करते हैं, वो उन इदारों के मफादात को मलहूज़ खातिर रखते हैं, क्योंकि उनको वहीं से तनख्वाहें मिलती हैं, वहीं से पेंशन्स मिलती हैं। तो वो अपने ज़ाती मफाद, वो प्रेडेटरी प्रे मॉडल। तो देखिए, इस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नेंस सही करने की ज़रूरत है। हुकूमतें ऐसी होनी चाहिए पाकिस्तान में जिनको कुछ पता हो कि किस तरह से उनको नेगोशिएट करना है, उनके पाकिस्तान के लोगों के जो मफादात हैं, राइट्स हैं, उनको किस तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ भी IMF के लोग हैं और वर्ल्ड बैंक के उस तरफ भी,
तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने ज़ाती मफादात को देख के फैसले करते हैं। उनको पेंशन्स और तनख्वाहें वहाँ से मिलती हैं, तो वो अपना ज़ात को प्रोटेक्ट करते हैं बजाय इसके कि पाकिस्तान। ये तो नस्ल दर नस्ल हमें तो बरसा बरस हो गए IMF प्रोग्राम में चलते हुए, ये तो हम इसी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे। जब हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो कब हम जो है वो उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे? ये मसाइल इस तरह तो मसले हल होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मॉडल्स जो कि हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं। चाइना की इन्होंने मिसाल दी है, हम अगर मलेशिया है, थाईलैंड, मलेशिया है, बांग्लादेश में सिंगापुर वाज अ yes, वेरी स्मॉल कंट्री, पिछले 25-26 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएं, पड़ोसी मुल्क की तरफ देख लें। आज उनका स्लोगन है सेल्फ रिलायंट, कि जी हर चीज़ पे वो अपने आप के ऊपर रिलाई करेंगे। तो वो कहाँ से कहाँ नैनो कार्स आ गई उनके पास, लाख रुपए के अंदर गाड़ी है, हाइब्रिड है। तो हम स्पेस शिप्स बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, ये सब मुमकिन है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मॉडल्स। पर क्या है सबसे बड़ी बुनियादी चीज़? नेशनल इंटरेस्ट और फिर पब्लिक सोशल वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रायोरिटीज़ रियासत की, स्टेट की, अवामी इंसाफ होगा, यानी समाजी इंसाफ होगा और पाकिस्तान की अवाम उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, तभी मुमकिन है। वरना तो आप कितने भी प्रोग्राम्स कर लें, कितना भी इसके ऊपर आप सिंपोजियम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर लें, देयर इज़ नथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो ना बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट करना होगा और इकोनॉमी की सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। उसके बगैर ही दो चीज़ों के बगैर मुमकिन नहीं है कि हम जो है वो एक्सेल कर सकें अपनी सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए एक इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि जैसे जब से हमने IMF के प्रोग्राम्स में हम 90s से बहुत गए, तो पाकिस्तान में रेट ऑफ ग्रोथ जो शरह नमू है वो बहुत कम हो गई है और हमारी जो आमदनी की तकसीम है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है। 90 की दहाई में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था, एस्टिमेट किया था कि पाकिस्तान में पावर्टी लेवल जो है वो 50% है, 50% लोग पावर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। और अंदरून सिंध उन्होंने कहा था 85% लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं। तो जब इतनी गुर्बत बढ़े और इतनी ज़्यादा ये हो, तो एक थ्योरी है, उसको कहते हैं डर्कमेनियन मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव। वो थ्योरी ये बताती है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स का असर होता है सोशल वेरिएबल्स पे। यानी कि अगर इतनी गुर्बत होगी, लोग शहर से नीचे रह रहे होंगे, पावर्टी लाइन से, लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, लोग बीमार होंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे, तो फिर उसकी वजह से क्राइम्स बहुत बढ़ जाएंगे, जराइम बहुत बढ़ेंगे। और जब जराइम बढ़ेंगे वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि लोग आदतन चोर हैं, उनको खाने को पैसा चाहिए, उनको इलाज के लिए पैसा चाहिए। और स्टेट जो है वो बहुत ही यानी कि उसको कोई परवाह नहीं है, वो इतने बड़े पैमाने पे गुर्बत ला रही है। 90 की दहाई से आज हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं। और आप देखिए तो लोग जब इतनी गुर्बत बढ़ रही है तो डाके भी पड़ रहे हैं, चोरियां भी हो रही हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी हो रहा है। तो ये थ्योरी बताती है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स सोशल वेरिएबल्स को असरअंदाज बात वही है कि देखें एंटिटीज़ को भी अपने रोल अदा करना होगा कि जो इन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर सकें, देख सकें कि भाई अगर ये इनजस्टिस हो रहा है तो आप इनको रेगुलेट कराएं। और इस पर बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब एक बहुत अरसा हो चुका है कि लोग ढूंढ रहे हैं। आप क्या कंक्लूड करेंगी? मैं यही कहूँगी कि जी देखिए, रियासत की जिम्मेदारियाँ हैं और हमारे यहाँ तो अभी, माफ़ कीजिएगा मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, बंदर बांट, वजारतें, कुर्सियाँ, यही सारी डीलिंग और ट्रेडिंग ख़त्म हो तो जाके कुछ अवाम के वसीतर मुफाद में सोचा जाए। अभी तो सिर्फ अपने वसीतर मुफाद में हर बंदे का इंटरेस्ट है। अभी आएंगे, उसके बाद अपनी हुकूमत बचाने के लिए लग जाएंगे, फिर जो अपोजिशन होगी वो तोड़ने के लिए लग जाएगी। जोड़ तोड़। मैं आपको एक बहुत बुनियादी चीज़ कहूँ कि इनको जो भी आता है किसी भी इलेक्टेड सीट के ऊपर, पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जो भी सीट पे बैठता है उसको एक डेवलपमेंट फंड मिलता है। ठीक है, वो डेवलपमेंट फंड के कितने खांचे होते हैं, कहाँ जाते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, हम भी इसी शहर में हैं, बहुत कुछ हमने देखा है। ऐसा ही है। हर MNA और हर MP के ऊपर अगर ये पाबंदी की जाए कि भाई तुम सीट पे उस वक्त आओगे जब तक तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम खर्चा खुद नहीं कर लोगे डेवलपमेंट में, फिर आप देखें कौन सियासत में आता है। तालीम पे अगर हम आते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेशंस जिसके अंदर सबसे कम लोगों की तनख्वाहें हैं। सही। जो कहीं और अकोमोडेट नहीं हो रहा वो तालीम में आ रहा है। मस्जिद का पेश इमाम वो है जिसको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है,
उसको फिर आप मस्जिद में लगा दीजिए। बात तो वही है कि बुनियादी देखें- ढांचा ये आपका बेसिक शऊर भी इंसान, हम बात करते हैं ना, शऊर मिसिंग है, तरबियत मिसिंग है, वो सब आता है तालीम से। और जब तक हम तालीम के मौके बेहतर नहीं करेंगे, फ्री एजुकेशन नहीं देंगे और अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो असमा जावेद साहिबा Thank you so और much. मैम शाहिदा, आपने वक्त दिया। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, मैं कॉफ़ी ब्रेक पे गई थी, वापस आ रही थी और बम्पर चल गया। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लग रहे हैं आपके स्ट्रीक्स, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इस मौसम में वैसे ना बालों की हिफाजत करना कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये देख रही हैं पिचाटा बिगड़ जाता है तो ना इसको कैसे संभाल सकते हैं। और ये जो हेयर केयर है, क्योंकि जब सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो अब बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और पूरे पूरे ब्रश में जो है वो गुच्छे आ रहे हैं, क्या करूँ? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाना है, ठीक है ना। अपनी ग़िज़ा चेंज करें। सही। हम लोग जो ज़बान के चटखारे पे आते हैं ना, मौसम बदल रहा है, चीज़ें चेंज करें। जी। और दूसरी बात है कि अभी जब हम जैसे ख़ज़ां ख़त्म हो रहा है, बाहर आ रहा है, हाँ। तो उसी से ना गर्मियों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो एक नीम जो है पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, नीम उबाल कर छान कर उसमें आप जेलेटिन पाउडर मिला लें, ठीक है, और सर की जड़ों से सिरों तक लगाएं। बम्पटा बाल भी सही हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई केराटिन ट्रीटमेंट कराया। आप नहीं करके तो देखें। नीम के पत्तों का पानी ले लें। जी, आपने क्या करना है, ठीक है, 25, 30, 40 पत्ते ले लें, उनको क्रश करें। नीम में एक चिपक होती है, गोंद होती है, तो वो पत्ते ना का रस आराम से नहीं निकलता। उसमें आप जैसे 1 कप पानी डालें, 1 कप पानी डाल के हल्की आंच पे उसको पका लें। पका लें। पकाने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड करें, फिर उसको छान लें मलमल से। सही है। उसका जो अर्क है वो निकल आए। अब वो तकरीबन आधा कप निकलेगा। उसमें आप 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर, गरम होगा 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर उसमें डिज़ोल्व कर लें। सही है। बस आपकी रेमेडी तैयार हो गई। अरे वाह। उसको सर के जड़ों से सिरों तक लगाएं, फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह। और कितनी देर आधे से 1 लगाना है? घंटे आधे 1 रखें। घंटे। उसके बाद आप सिरका लें, आधा चम्मच सिरका 1 कप पानी में डाल के पहले उसको बालों में लगाएं, उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लें। तो वो स्मेल वगैरह भी जो भी होगी वो सब खत्म स्मेल होगी ही नहीं। होगी नहीं। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं और इस वक्त समझ मसला है, अब मौसम जब चेंज होता है सर्दियों में ना मॉइस्चर नहीं आता बालों में, लाइक स्किन के ऊपर ऑयल नहीं आता। और अब ये होता है कि जी अभी आप निकले नहीं, घर वापस आते हैं तो जी बाल ऐसे हो रहे होते हैं इतने गंदे, और जो है ना लग रहा होता है कि आपने शैम्पू आज नहाए ही नहीं हो आप, तो क्योंकि अब वो स्कैल्प में आपके स्वेट हो रहा होता है, ऑयल आ रहा होता है। उन सब के लिए बेहतरीन है। अब चाय की बात करें, ब्लैक टी है ना, उबालें, छानें, ठंडा करें, सर की जड़ों में स्प्रे करें। एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। और जो मैंने पहले रेमेडी बताई वो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब स्किन भी चेंज हो रही होती है मौसम के साथ साथ ना, तो अभी सर्दियों में तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि बस ड्राई हो रही है तो ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन जब मौसम चेंज हो जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं रहती है और स्किन उखड़ भी रही होती है, चेंज भी हो रही होती है, तो उसको कैसे केयर कर सकते हैं? देखिए, आप अगर स्किन उखड़ रही है ना, आपको लग रहा है कि जैसे ड्राइनेस से अजीब सा एक स्किन का टेक्सचर हो रहा है, तो आप पम्पकिन सीड ऑयल, लौकी का तेल, आप उसके चंद कतरे लें और पहले अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ़ करके उस पर पानी होना चाहिए, जैसे डम्प चेहरा होता है ना पानी वाला, फिर उस ऑयल से उसकी अच्छी तरीके से मसाज करें। आप यकीन करें आपको मॉइस्चराइज भी होगा, जो आपकी स्किन आपने कहा ना जैसे पील ऑफ हो रही, उसको भी सही करने में आपकी मदद करेगा। और जब पूरा आपका ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाए, आपको हेल्दी स्किन मिल जाए, उसके बाद आप सिर्फ दही लगाना शुरू कर दें, तो आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी। दही खाली आप स्किन में मास्क की तरह अप्लाई कर लें? सिर्फ दही, और वो भी अगर आपको बकरी की दूध का बना हुआ दही मिल जाए, गोट्स मिल्क वाला, जो अगर दही मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। गोट मिल्क के भी वैसे मॉइस्चराइजर्स वगैरह जो आ रहे थे, तो गोट मिल्क इज़ वेरी बहुत अच्छे स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है गोट मिल्क? देखिए, मतलब पहले तो
पीने के लिए ना, अगर किसी को जॉन्डिस बहुत रहता हो, मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो तो, और ताकत नहीं आती हो, और ऐसा जैसे होता है ना खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, तो उसमें बकरी का ही दूध काम आता है कि उसका इस्तेमाल करें तो सेहत अच्छी हो जाती है। सही सही। बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल बच्चों को दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के। किस उम्र से किस उम्र तक? देखिए 6 महीने तक तो कहते हैं कि माँ का दूध ही हाँ, सबसे बिल्कुल अच्छा है। ऐसा ही। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर बकरी रखा हुआ है ना, जैसे आपको पता है उसको खिला क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वो है कि अगर इन्वायरमेंट उसका कैसा है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अल्लाह ना करे उसको कोई ऐसे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के तो उससे दूध नहीं ले रहे, तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। देसी है कि नहीं है? हाँ और बिल्कुल, कितना मतलब कि उसकी organic है। फार्मिंग कैसी, मतलब उस फार्मिंग हो रही है तो कैसी हो रही है, उसको उसकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट बल्कि है। साहब आप जितना भी, जैसे अगर हम गाय का दूध अवेलेबल जो मार्केट में लेते हैं, लेकिन उन सबको जो है इंजेक्शंस वगैरह लगी रहे होते हैं ताकि दूध की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जा सके। नहीं तो नहीं, बहुत उसके- सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। मेरा अपना छोटा सा फार्म हाउस है, मैंने तो सख्ती से मना किया हुआ है, कोई हार्मोन इंजेक्शन नहीं। नहीं वो तो चले आप प्राइवेटली ना, लेकिन लार्जर स्केल पे जो दुकानों से हम ले रहे हैं उसमें तो आप देखें जो कमर्शियल ज़्यादा, एक्टिविटी हाँ, हो रही है तो उसमें, बिल्कुल। तो उससे भी क्या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर। और देखिए कभी भी आप कुदरत के ख़िलाफ़ जाएंगे ना तो उसका नुकसान तो उठाएंगे। आप देखिए अगर आप हार्मोन के इंजेक्शन दे के वो दूध आप हासिल करें तो उसके हार्मोन के इंजेक्शन की वजह से उसकी उम्र भी कम हो रही है। आप लालच करते हो, आप अपने जानवर जो पाल रहे हो उसकी उम्र कम करें, उसकी हड्डियां जो कमज़ोर करें, और साथ में बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं तो वो हराम का पैसा हुआ। तो देखिए ना कितनी साइकिल है। मैं हमेशा हर एक को एक बात बोलती हूँ, जो आप करोगे वो आप भुगतोगे। मिसाल ऐसे, आप एक बॉल आप हाथ में है ना, आप जितनी तेज़ी से फेंकते उतनी तेजी से वापस भी आती है, बिल्कुल तो जो ऐसे। जाएगा वो आएगा, इस सर्कल है। सही। एक तो कॉलर अपने भी आप को हमारे साथ, सही उनको रखें। शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल है कि ड्रॉप हो गई है? चलें दोबारा कॉल अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है ना वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक इसी बड़ी वजह से प्रॉब्लम भी, है। ये भी एक वजह हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ना अब डेयरी हर चीज़ में प्रोडक्ट्स तो आ रहा है, आप चिकन खाओ तो उसमें जो है ना वो फीड का मसला है, दूध बाहर से लें तो उसमें इशू है, सब्जियां इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि गंदे पानी। सब इसी से। बिल्कि साहब फिर कैसे जो है ना वो अपने आप को अपनी healthy- इम्यूनिटी बढ़ाएं, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, अपनी इम्यूनिटी बताएं। देखिए हम इसी दौर के लोग हैं ना, इसी दौर में हमें जीना है, तो आपकी इम्यूनिटी ऐसी होनी चाहिए कि ये चीज़ें डिटॉक्स हो जाए बॉडी से। तो अपनी इम्यूनिटी सही करें। देखिए हमारे घरों में, जब हम छोटे थे, मैं अपनी बात करूँगी, तो हमारे घर में कभी कभी चिकन पकता था, लगता था ईद है, कोई मेहमान आए तो होता था। अब आप यकीन करें इसी तरह सब्जियां बनती हैं। हम सब्जियों, अब ज़बान के चटखारे, या कोई भी आपके घर पे आएगा या मेरे घर पे भी अचानक मेहमान आ जाए, घर पे कुछ भी नहीं होता, हम लोग फ़ौरन ऑर्डर करते हैं, है ना, ऐसा है ना। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि पहले के ज़माने में हमारी रोटी जिस हॉटपॉट में होते थे, हम छुपा देते थे कि हर वक्त खाया जाता था, हर चीज़ छुपा के। अब तो वो फिरती फिर रही, नेमत बहुत ज़्यादा है, उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं रही। सही कह रही हैं। आप ये देखें ना, शादियों में जाएं कितना ज़ाया करते हैं लोग, और हर घर में हम बातें पहले शादी में भी एक मेन्यू क्यूजीन होता था कि बिरयानी ज़र्दा हो गया, अब जितना खाना है उतना ज़ाया हो रहा है। कितने मल्टीपल जो है ना डिशेज हैं, 20-20, 25-25 लोग डिशेज रख रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरत भी बन गई, नहीं रखते तो फिर बातें भी करते हैं, अब क्या करें, हर एक की ज़रूरत भी बन गई है। कॉलर भी आ गए हैं, दोबारा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये भी हमारी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, क्या सवाल है? मेरी ना मैडम ऑयली स्किन है, मैं न्यू कराची से बात कर रही हूँ। मेरा नाम निमरा मुश्ताक है। जी, उससे ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। सही है। अच्छा, तो मैं आप हाँ बेटा बोलो। बल्कि से सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरे ना ऑयली स्किन है, मैं कोई भी क्रीम यूज या एक्ने है, उसका एक्ने की वजह से मेरी वो जो ना स्किन पे दाने हो जाते हैं, तो ऑयली स्किन कैसे मतलब सही हो सकती है? अच्छा, मैं बिल्कुल बता दूंगी। मेरे आपसे कुछ सवाल आते हैं। आप क्या धूप में जाती हैं, या आपका मैदे का निज़ाम बिल्कुल सही है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। धूप में जाती हैं? धूप में निकलती हैं, मतलब आना जाना? नहीं, मैं घर पर हाउस वाइफ हैं, ठीक है।
नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं, मैं स्टडी करती हूँ और मैं घर पर ही रहती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। ओके, ठीक है, सॉरी। ओके, आप घर पर रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं। देखिए, सबसे पहले ऑयल, हर स्किन की एक रिजीम होती है ना, उसको किस तरह सही करना है। ऑयली स्किन में आपने पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। ग्रीन टी उबालें, छानें, ठंडा करें, उसका स्प्रे करें ताकि ऑयल कंट्रोल हो। ठीक है, अगर एक्नी आ रही है, सफाई नित से मान है, आपने सफाई भी करनी है। आपको ऑयल कंट्रोल करने के लिए मैं एक बता देती हूँ, रोज़ वाटर ले लें आप 50 ml, उसमें 25 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल के डाल दें। ये एरिया बचाइएगा, उसका स्प्रे कीजिएगा। अब क्योंकि आप कह रही कि ऑयली, मैं इसलिए कह रही थी कि जो लोगों का मैदा ख़राब होता है उनके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कभी भी सही नहीं हो सकते जब तक मैदे को सही ना करें। अब आपने कहा कि आप धूप में भी नहीं जाती, आप घर में ऑनलाइन पढ़ती हैं, साथ में जो है ना जो आपका मैदा भी सही है, तो फिर एक्सटर्नली आप क्या करेंगी, जायफल जवित्री का पाउडर ले लेंगी, अच्छी तरीके से पीसकर बारीक कर बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बना लेंगी। और जेलेटिन पाउडर, अगेन जेलेटिन पाउडर 1 चम्मच, 3 चम्मच खौलता गर्म पानी, उसमें जेलेटिन पाउडर को डिज़ोल्व करेंगी और ये जायफल जवित्री का पाउडर डाल देंगी। ये पील ऑफ मास्क की तरह बन जाएगा। आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ये पील ऑफ मास्क लगाना है। इसको उतारने के बाद आपको जो रोज़ मैंने आपको जो ग्रीन टी का स्प्रे बोला था वो करना है ताकि आपके पोर्स जो है बंद हो जाए। तो इंशाल्लाह आप ये करेंगी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल करना है, कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स और नमक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा और मीठी चीज़ें बंद करनी है। सही बैलेंस रखें अपनी डाइट के अंदर, तो जो ना फिर वो आपकी स्किन के ऊपर भी वो चीज़ें आ रही होती हैं। इसी रुकते पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो बात हो रही है, अब मौसम चेंज हो रहा है, बालों की हिफाजत के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, हेल्दी डाइट लेने के हवाले से, तो यकीनन जो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, आप एक चीज़ ये भी कि हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो दिल बर्दाश्त होकर छोड़ भी देते हैं कि नज़र नहीं आ रहा। किसी भी जो हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं उसको कितना अरसा लगता है जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में? देखिए, मैं तो इंटरनल मेडिकेशंस के साथ एक्सटर्नल जब मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ कि मेरी अद्वियात का जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा आपको 3 महीने में मिलेगा। सही है। जो ये कहता है ना कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह ये दावे कर सकते हैं। हर चीज़ हो सकता है आपको अद्वियात भी बदलने पड़े। 3 महीने में जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। आपकी स्किन की एक लेयर भी जो है वो किसी की 28 दिन में, किसी की 35 दिन में, किसी की 24 दिन में, जैसे जैसे एज होती है आपकी स्किन श्रेड आउट होना स्लो हो जाता है ना, सारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इतना टाइम तो आप अपने मालिज को दें। मेरी तो बेटा ये आदत है कि अगर कोई मेरे पास दूसरे डॉक्टर का 1-2 हफ्ते या महीने या 2 महीने में छोड़ के आया हुआ होता है, मैं उससे कहती हूँ अपने डॉक्टर को तब कम से कम 3 to 6 मंथ दें। बॉडी आपकी जो है उसका जी रिजल्ट, कुछ लोग होते सालों साल इलाज करा रहे होते, वो तो नहीं, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में फास्टिंग भी करते हैं लोग, तो अपनी बॉडी को इस वक्त किस तरह से प्रिपेयर करना है? हम जब हेल्दी डाइट की बात करें ना, क्योंकि ये भी होता है कि रोज़े रख रहे हैं, बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, स्किन भी ख़राब हो रही है, बाल भी ख़राब हो रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो पहले कुछ जो है वो अच्छी डाइट लेना या अच्छी चीज़ों का करना ज़रूरी है कि वो आपको प्रिपेयर कर देती है आपकी बॉडी को। देखिए, रमज़ान के अलावा भी हमेशा क्वालिटी डाइट, क्वांटिटी डाइट नहीं, आप क्वालिटी डाइट लें, आपका बजट भी फ्रेंडली होगा और आप अच्छी चीज़ें भी खाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ खजूर, इंजीर, बादाम, ये अब जब लोगों को कहते ही तो बहुत एक्सपेंसिव है, जो आप घर में रोज़ाना ला रहे हैं वो भी एक्सपेंसिव है। आपको इसकी जो तादाद है वो बहुत कम करनी है, ठीक है ना। जैसे 3 इंजीर रात को भिगो दिए, सुबह आपने इसको कंज्यूम कर लिया, तो आप यकीन करें हड्डियों के दर्द, मैदे के अमराज, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इंजीर लिया, कभी आपने खजूर, कभी भुने चने, कभी मखाने, ठीक है, चुकंदर, हर चीज़ को ना आप मतलब कि हफ्ते में 1 दफ़ा बच्चों को भी पालक दें, फिर चुकंदर हफ्ते में 2 दफ़ा दे दें, फिर इंजीर, कभी मखाने, कभी सागुदाना, ये सारी चीज़ें हेल्दी डाइट है ना। आप नाश्ता भी
अब देखिए एग भी अगर आप लेते हैं तो एक अंडा कितने का है, 30 से 35 रुपए का है ना। सही। तो आपको एक इंजीर तो 30-35 रुपए का नहीं पड़ रहा है ना, मैं मिसाल दे रही हूँ। तो कम से कम 3 से 4 इंजीर तो आप एक सही दिन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। बात हुई ना कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को रखते हैं, आपने कितना अच्छा खाना है। आप एक बर्गर लेने भी चले जाए तो 600-650 रुपए का बर्गर आप यूं खा के आ जाते हैं और आप कहते हैं जी बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन आप वही नट्स पे नहीं लगाएंगे कि आप जो है ना अच्छी हेल्दी चीज़ पे लगाएंगे। थैंक यू सो मच बिल्किस सापा फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस टाइम। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।